गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने टीसीएस में 3 सेक्शंस डिस्कस किए थे। 206C, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1C एंड सबसेक्शन 1F। थोड़ा सा याद करो तो 206C सबसेक्शन 1 जो था, अगर कोई पर्सन, डोर बंद कर, अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहा है तो वो स्पेसिफाइड गुड्स जब आप बेचते हो तो वो टाइम पे कहना से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो टीसीएस जो है वो कलेक्ट होगा अंडर 206C सबसेक्शन 1। बाहर रुक जा भाई। फिर उसके बाद यही गुड्स अगर आपने खरीदे हैं आइदर फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ पावर, तो फिर वो केस में टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर आप ये गुड्स खरीद रहे हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेशन ऑफ पावर, तो सामने वाले को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तो ही सेलर को पता चलेगा कि गुड्स जो है वो खरीदे गए फॉर दिस पर्पस। फिर अगर आपने ये सारी चीजें लीज पे दी है तो लीज चार्जेस के साथ साथ आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड लास्ट में अगर आपने मोटर कार ट्रांसफर किया है एंड अगर कंसिडरेशन फॉर मोटर कार इज मोर देन 10 lakhs, तो वहां पे भी टीसीएस आएगा। ये जो 10 lakhs की लिमिट है, ये लिमिट पर ट्रांजैक्शन है। तो अगर 2 या 3 कार्स परचेज किए तो फॉर एवरी कार लिमिट इज 10 lakhs। जब मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स को बेचेंगे कार, तब ये प्रोविजन नहीं आएगा, रिटेल सेल्स में एप्लीकेबल है। एंड तुम कोई भी मोड से पेमेंट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, हम लोगों को 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज ए एंड क्लॉज बी जो है वो डिस्कस करना है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ध्यान से समझो। सेक्शन नंबर 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज बी। पहले मैं आप लोगों को क्लॉज बी करवा रहा हूं, फिर हम लोगों को क्लॉज ए डिस्कस करना है। 2 क्लॉजेस है। अब ये जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रोविजन जो यहां पे दिया है, ये 3 प्रोविजन 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज ए है। यानी जो लास्ट वाला प्रोविजन है ना, वो 206C 1G क्लॉज बी है। तो अपन पहले क्लॉज बी डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अगर एक पर्सन है जो टूर ऑपरेटर है, बोलो कौन है ये पर्सन? अब यहां पे एक पर्सन है जो ये टूर ऑपरेटर्स है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज परचेज कर रहा है। क्या परचेज कर रहा है? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हो आप, तो अब ये पर्सन यानी से टूर ऑपरेटर को अमाउंट पे करेगा। टूर ऑपरेटर कौन हो चुका? सेलर हो चुका है ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। और ये पर्सन कौन है? बायर। अब जब भी आप कोई ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदते हो, जब भी आप कोई ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदोगे, परचेस करोगे, तो ये टाइम पे जो भी आप अमाउंट पे करोगे ना, ये अमाउंट पे करते वक्त आप लोगों को अमाउंट के साथ साथ टीसीएस जो है वो भी पे करना पड़ेगा। एंड कितना टीसीएस लगेगा बाद में लिख, अभी यहां पे ध्यान। टीसीएस कितना लगेगा? तो अप टू 7 lakhs, अप टू 7 lakhs 5% टीसीएस होगा। एंड इफ अमाउंट इज एक्सीडिंग 7 lakhs तो फिर 20% टीसीएस होगा।
सो अगर आप किसी से भी क्या परचेस कर रहे हो, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, तो फिर आप लोगों को जो भी अमाउंट पे करोगे उसमें से 7 लाख तक का जो अमाउंट होगा 7 lakhs, उस पे 5% TCS आएगा, एंड 7 lakhs के ऊपर अगर अमाउंट गया तो उस पे 20% आएगा। तो जैसे आप एक टूर ऑपरेटर के पास गए, आपने उसको बोला मुझे ये कंट्री में घूमने जाना है, तो उसने आपको बोला टोटल चार्जेस 10 लाख रुपया होंगे। अब 10 लाख रुपया आप जब दोगे तो कहने से उसमें से पहले 7 लाख पे कहने से वो 5% TCS देगा, और जो 3 लाख रुपया है उस पे वो 20% TCS देगा। सो ये कहां दिया गया है? ये दिया गया है 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज बी के अंदर। अब जब ये दो सेक्शंस आए थे, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, तो काफी सारी चीजों पे क्वेश्चंस रेज हुए थे कि हमें ये चीजों का क्लैरिटी चाहिए। जैसे मैंने आपको पता है ये मोटर कार के केस में कल क्लैरिटी दी थी कि मोटर कार के केस में कब TCS अप्लाई होगा, ये 10 lakhs की लिमिट जो है वो पर ट्रांजैक्शन है। वैसे ही ये सेक्शन में भी कुछ क्लैरिटी चाहिए। पहला ही क्लैरिटी क्या कि समझो एक पर्सन टूर ऑपरेटर के पास गया, ध्यान से सुनना, एक पर्सन टूर ऑपरेटर के पास गया और वो टूर ऑपरेटर को उसने बोला कि देख भाई मैंने ना सारी बुकिंग कर ली है मेरे हिसाब से, सिर्फ मेरा एक ही चीज पेंडिंग है, क्या? होटल बुकिंग। तो टूर ऑपरेटर आप मुझे जिस कंट्री में मैं घूमने जा रहा हूं वहां पे सिर्फ होटल बुक करके दीजिए। तो तुम उससे सिर्फ एक ही सर्विस ले रहे हो, कौन सी? होटल बुकिंग। या फिर ऐसा हुआ कि तुमने बाकी सारी बुकिंग कर ली है, तुम एक टूर ऑपरेटर के पास गए और उसको तुमने बोला मुझे सिर्फ फ्लाइट्स बुक करके दीजिए। मतलब कभी कभी आप एंटायर पैकेज नहीं लेते हो, वो पैकेज में से कुछ सर्विसेज ही आप ले रहे हो। तो क्या हम उसको ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज कंसिडर करेंगे? दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज रेज्ड व्हेन दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो अब देखो वही चीज को क्लियर किया गया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7, आया समझ में? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अपन है ना क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा, एट द एंड याद क्या रखना है ना वो मैं मार्क करवा देता हूं। तो अभी ये क्वेश्चन पूरा हटा सकते हैं अपन, और सुनो ये भी पूरा हटा के डायरेक्टली बस यहां से याद रख सकते हैं। टू क्वालिफाई एज ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, द पैकेज शुड इंक्लूड at least 2 of the following: international travel ticket, hotel accommodation and any other expenditure of similar nature or in relation there। इतना याद रखोगे तो भी बस हो गया ना अपने लिए। तो अपने को सिर्फ ये 3 लाइन याद रखनी है, बाकी का सब उड़ा दो। अभी पढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम अपन सब पढ़ रहे हैं, बाकी फिर जो कंक्लूजन है वो ही याद रखो, ठीक है? तो ये आपका कौन सा सेक्शन हुआ? 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज नंबर बी, कि अगर आप किसके पास जा रहे हो, टूर ऑपरेटर के पास जा रहे हो, तो फिर टूर ऑपरेटर के केस में वो पर्सन जो है आपसे TCS कलेक्ट करेगा अप टू 7 lakhs 5% एंड मोर देन 7 lakhs 20%। तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो अमाउंट पे कर रहा है। सो श्रेयांश ये कौन हो चुका? पेयर। और ये कौन हो चुका है? पेई। ये बराबर TCS किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? पेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। TDS किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? पेयर। याद आया? चलो अब सेक्शन नंबर 206C सबसेक्शन 1G क्लॉज ए, सबसेक्शन 1G क्लॉज ए। अब ध्यान यहां पे है सबका, पे अटेंशन। अब है ना यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पर्सन है, ये पर्सन जा रहा है ऑथोराइज्ड डीलर के पास। बोलो किसके पास जा रहा है? क्यों जा रहा है? टू परचेज फॉरेन करेंसी, और ये फॉरेन करेंसी उसको रेमिट करना है अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। उसको पैसा क्या करना है? रेमिट। रेमिट मतलब बाहर भेजना है। क्यों भेजना है? तो अब हमें पर्पस देखना पड़ेगा, क्या पर्पस के लिए आपको पैसा बाहर भेजना है।
सो आप पैसा भेजना चाहते हो कहां पे, बाहर, किसी ना किसी पर्पस के लिए, तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। तो आप जाओगे किसके पास, ऑथोराइज डीलर के पास, और ऑथोराइज डीलर को कहने से आप अमाउंट पे करोगे। सो ऑथोराइज डीलर को आपने क्या दिया, रुपीस दिया, रुपीस। ऑथोराइज डीलर को आपने क्या दिया, रुपीस दिया, और ऑथोराइज डीलर से आपने क्या खरीदा, फॉरेन करेंसी खरीदा। तुम्हें समझ में आ रहा है, फॉर ऑथोराइज डीलर फॉरेन करेंसी इज अ प्रोडक्ट। ये ऑथोराइज डीलर के लिए फॉरेन करेंसी क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ गुड्स। सो आज फॉरेन करेंसी ऑथोराइज डीलर ने आपको बेचा है, ये आप कौन बन चुके हो, फॉरेन करेंसी के बायर, तो आप बन गए हो पेयर। ये बन चुका है पेई, आप बायर हो ना, ये कौन है, सेलर, ये कौन है, बायर। तो ये बायर है फॉरेन करेंसी। अब प्रोविजन क्या है कि अगर आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो एंड ये पैसा आप बाहर भेजना चाहते हो अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम लॉ में आया होगा फेमा के अंदर। सो अगर आप पैसा बाहर भेजना चाहते हो अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, अब आपको ये चेक करना है कि आप पैसा बाहर किस पर्पस के लिए भेजना चाहते हो। अब ध्यान से सुनना क्या पर्पस है। तो अगर पर्पस, ध्यान देना सब लोग, अगर पर्पस है एजुकेशन, बोलो क्या है पर्पस, या पर्पस है मेडिकल ट्रीटमेंट, बोलो क्या है पर्पस, अगर पर्पस एजुकेशन है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है, एजुकेशन है या मेडिकल ट्रीटमेंट, तो समझो आप अपना पढ़ाई के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी। आपके पास क्या है, रुपीस। आप रुपीस लेके गए किसके पास, ऑथोराइज डीलर के पास, उसको बोल रहे हो कि मैं बाहर जा रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, मुझे आप फॉरेन करेंसी दो। या फिर समझो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट कहां करवाना है, आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए वापस से आप गए किसके पास, ऑथोराइज डीलर के पास, ये बोला रुपीस, फॉरेन करेंसी दो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब ध्यान से सुनना, यहां पे आप जो रुपीस दे रहे हो अगर वो है अप टू 7 लाख, बोलो अप टू, तो टीसीएस नहीं आएगा, टीसीएस। बट इफ अमाउंट इज एक्सीडिंग 7 lakhs, इफ अमाउंट इज एक्सीडिंग 7 lakhs, तो 5% टीसीएस आएगा ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 7 lakhs। 5% टीसीएस आएगा। मतलब अगर आप 10 लाख रुपया लेके गए ऑथोराइज डीलर के पास, तो ऑथोराइज डीलर आपसे 7 लाख के ऊपर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, ऑथोराइज डीलर आपसे सिर्फ 3 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करेगा 5%। उसके बाद सेकेंड केस बराबर से समझना। सेकेंड केस में प्रोविजन क्या है कि अगर आपने, ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बोलो किससे, लोन लिया है, लोन, और ये लोन आपने लिया है फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन, किस पर्पस के लिए लोन लिया है, और ये लोन, आप ये लोन लेके जा रहे हो ऑथोराइज डीलर के पास, मतलब आपने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया पढ़ाई करने के लिए, और ये लोन आप किसके पास लेके जा रहे हो, ऑथोराइज डीलर। मतलब ये जो अमाउंट जा रहा है ना ऑथोराइज डीलर के पास, ये अमाउंट आपके पास कहां से आया है, इट इज अ लोन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन। अब अगर ये केस है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो अप टू 7 lakhs, बोलो अप टू, वापस से नो टीसीएस, एंड बियॉन्ड 7 lakhs 0.5% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 7 lakhs। अब सुनो, कंफ्यूज मत होना, ये जो एजुकेशन पर्पस है ना, उसमें एक्सक्लूडिंग पॉइंट नंबर 2, मतलब क्या, ये वाली चीज जो मैंने यहां पे लिखी ना वो एक्सक्लूड करो। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बोलो क्या लिया, 25 लाख का लोन उठाया, अब आप किसके पास गए, ऑथोराइज डीलर के पास, बोला भाई ये ले रुपया, बदले में फॉरेन करेंसी दे। 25 लाख जब तुम दोगे तो वो पहले 7 लाख पे टीसीएस नहीं लेगा, फिर जो बच गया अमाउंट आपका 18 lakhs, उस पे 0.5 लेगा। लेकिन अगर समझो आपके खुद के फंड्स थे, आपने कहीं से लोन नहीं लिया, आपके खुद के पास 25 लाख रुपया है, आप गए ऑथोराइज डीलर के पास वो पैसा लेके, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, अब वो पहले 7 लाख पे टीसीएस नहीं लेगा और बाद में 18 लाख पे 5% लेगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से लोन ली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ली है, आपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड से लोन ली और वो पैसा आप ऑथोराइज डीलर के पास लेके गए, यानी से अब वापस से टीसीएस 5% है। अच्छा, याद रखना, सेकेंड पॉइंट कवर्स ओनली एजुकेशन, फर्स्ट पॉइंट कवर्स एजुकेशन एंड मेडिकल, और फर्स्ट केस में जो एजुकेशन है उसमें जो सेकेंड केस में अगर आप फॉलो हो गए तो फर्स्ट केस नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने क्या उठाया है, लोन, एंड वो लोन आप लेके जा रहे हो किसके पास, ऑथोराइज्ड डीलर के पास, तो फिर आपके केस में टीसीएस जो है वो सेकेंड केस के हिसाब से आएगा। समझा कि नहीं समझा? एंड अगर आप पैसा बाहर रेमिट कर रहे हो फॉर एनी अदर पर्पस, किसी अदर पर्पस के लिए पैसा रेमिट कर रहे हो, तो फिर नो टीसीएस या अप टू 7 lakhs, बोलो अप टू, नो टीसीएस, बियॉन्ड 7 lakhs 20% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग। बैठा दिमाग में? तो 7 लाख के ऊपर गया तो 20% है। अब तुम देखोगे ना तो ऊपर जब मैंने आपको सिखाया 2060 सबसेक्शन 1G क्लॉज बी, यानी से इसमें 7 लाख पे टैक्स लगता है, कम रेट है सिर्फ। तुम समझो इधर है ना, टूर ऑपरेटर के केस में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट, तुम समझ रहे हो? यहां पे तो पहले ही रुपए से टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि यहां पे आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, कितनी? 7 lakhs। 7 lakhs की आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो वो लिमिट ध्यान में रखना। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पे पहला पॉइंट है एजुकेशन एंड मेडिकल, सेकेंड है वापस से एजुकेशन एंड थर्ड है अदर पर्पस। तीनों में मैंने 7 लाख का लिमिट रखा है। तो तुम समझो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेक्शन का लिमिट 21 lakhs है, ऐसा नहीं है, तीनों का मिला के 7 लाख लिमिट है। इसका मतलब क्या, अगर तुम समझो पैसा बाहर भेज रहे हो एंड पहला जो पैसा बाहर भेजा, समझो वो 3 लाख रुपया भेजा तुमने, जो भेजा है फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, बट नाउ अंडरस्टैंड, ये जो पैसा बाहर भेजा है वो आपके खुद के फंड्स थे या आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लिया था, तो पहले 3 लाख वाला पैसा ये है, नो टीसीएस। फिर समझो आपने एक 3 लाख की लोन ली फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अब आप पैसा बाहर भेज रहे हो, तो वो 3 लाख यहां पे फॉल हुआ, नो टीसीएस। एंड अब समझो आप किसी अदर पर्पस के लिए पैसा बाहर भेज रहे हो और वो 3 लाख रुपया है, तो अब कहने से टोटल हो चुका 9 लाख रुपया। तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए ये 3 लाख में से 1 लाख पे नो टीसीएस, 2 लाख के ऊपर 20% टीसीएस। अगर हम केस को उल्टा करें, जैसे कि समझो पहले आपने पैसा भेजा है आउटसाइड इंडिया किसी अदर पर्पस के लिए 3 लाख रुपया, नो टीसीएस। फिर आपने कहीं से लोन ली फॉर हायर एजुकेशन और वो कन्वर्ट करवाई इनटू फॉरेन करेंसी, नो टीसीएस। और अब आपने 3 लाख रुपया और एक्स्ट्रा भेजा है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन या मेडिकल आउटसाइड इंडिया और वो यहां पे फॉल हो रहा है, तो अब 2 लाख के ऊपर 5% टीसीएस है। आपको क्या करना है पता है, पहले 7 लाख फीफो मेथड फॉलो करना है, पहले 7 लाख के ऊपर आएगा ही नहीं, फिर 7 लाख के ऊपर अमाउंट गया तो अब पर्पस देखो, क्या पर्पस के लिए पैसा बाहर भेज रहे, जो पर्पस के लिए आप पैसा बाहर भेज रहे हो अकॉर्डिंगली रेट लगा। वही समझा कि नहीं समझा? तो यहां पे जो 7 लाख की लिमिट है, यहां पे जो 7 लाख की लिमिट जो है ना, 7 lakhs की लिमिट, तुम समझो इट्स अ कंबाइंड लिमिट। आ रहा है समझ में तुम्हें? क्या ये? अब यही चीज को उन्होंने यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन भी किया है कि इट इज अ कंबाइंड लिमिट, कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये 3 में ये सारे पॉइंट्स हटा दो, आप इतना पार्ट हटा दो, वो मतलब का नहीं है, देखना बराबर से क्या हटाने का है। बराबर, तो ये आपका कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो ध्यान में रखना। अब इधर सुनो, अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम पैसा बाहर भेज रहे हैं, किस पर्पस के लिए? एजुकेशन या मेडिकल। तो ये हम कब बोलेंगे कि हम पैसा बाहर भेज रहे हैं फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल?
एजुकेशन एंड मेडिकल का मतलब क्या? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। बैठ रहा है दिमाग में? चलो अब ये क्वेश्चन आप हटा सकते हो, डायरेक्टली इतना ही याद रख सकते हो, एज पर द क्लैरिफिकेशन बाय आरबीआई, यहां से लेके यहां तक, बराबर। चलो अब यहां पे ध्यान दो, देखो और एक पॉइंट क्या आ रहा है, वेदर पेमेंट थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड वुड बी काउंटेड अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो आंसर इज नो, टीसीएस शैल बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर थ्रू अ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हो कहां पे, आउटसाइड इंडिया, और वो क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, तो उस पर कोई टीसीएस नहीं आएगा। तो इतना ही पॉइंट याद रखो, क्वेश्चन भी हटा दो, लास्ट की ये लाइंस भी हटा दो, नो टीसीएस शैल बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। बैठ रहा है दिमाग में आपके? चलो अब 2 से 3 पॉइंट्स जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझते जाना। देखो एक पर्सन है, ये पर्सन है ना, एक टूर ऑपरेटर के पास जाता है। बोलो किसके पास जाता है? और इससे क्या खरीदता है? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। बदले में ये क्या पे करेगा उसको? अमाउंट पे करेगा, रुपीस पे करेगा, बराबर। अब ये टूर ऑपरेटर जो है ना वो इंडिया में है, इंडिया में, बराबर। ये टूर ऑपरेटर ने क्या किया, इसके ऊपर आपसे टीसीएस कलेक्ट किया अंडर सेक्शन 206C 1G क्लॉज बी। समझो ये अमाउंट 10 लाख रुपया आपने दिया था उसको, तो 7 लाख के ऊपर 5% टीसीएस, 3 लाख के ऊपर 20% टीसीएस, इतना टीसीएस आपसे टूर ऑपरेटर ने ले लिया। बोलो हाँ या ना? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो टूर ऑपरेटर है उसको तो आपने रुपीस दिया है। अब ये पर्सन किसके पास जाएगा पता है? टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर जाएगा ऑथोराइज्ड डीलर के पास। क्यों जाएगा? अभी इसने इसको रुपीस दे दिया और इससे वो क्या खरीदेगा? फॉरेन करेंसी खरीदेगा। अरे भाई आपको बाहर घुमाने लेके जाने का है तो क्या नहीं से उसको फॉरेन करेंसी तो चाहिए ही होगा। तो अब ऑथोराइज्ड डीलर को क्या बोला गया पता है? कि ऑथोराइज्ड डीलर अगर टूर ऑपरेटर है ना, टूर ऑपरेटर जो सेलर है, किसका सेलर है वो? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का सेलर है। अगर ये सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया है ना, तो ऑथोराइज्ड डीलर आपको फिर 206C 1G क्लॉज ए में टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत है। तो इधर सिर्फ टूर ऑपरेटर पे ही हम टीसीएस रखेंगे, और टूर ऑपरेटर जब ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाएगा, क्यों? रुपीस लेके, ताकि वो फॉरेन करेंसी खरीद सके। तो जो 206C 1G क्लॉज ए है वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हो जिंदा अभी तक? ये पहला केस हो चुका। दूसरा केस अगेन रिलेटेड टू टूर ऑपरेटर ओनली, ध्यान से सुनना। अब एक टूर ऑपरेटर है, ये टूर ऑपरेटर कहां पे है अभी? आउटसाइड इंडिया। और एक पर्सन ये टूर ऑपरेटर से क्या खरीद रहा है? बोलो, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। ये बायर है ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, ये सेलर है। अब क्या नहीं से ये पर्सन को टूर ऑपरेटर को अपने को पैसा भेजना पड़ेगा इन फॉरेन करेंसी। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अपन टूर ऑपरेटर के पास नहीं जाएंगे, अपन पहले जाएंगे ऑथोराइज्ड डीलर के पास, और ऑथोराइज्ड डीलर को क्या बोलेंगे कि भाई ये ले रुपीस और हमें दे फॉरेन करेंसी। नहीं समझा तुम्हें? और ये फॉरेन करेंसी हम क्या करेंगे? टूर ऑपरेटर को देंगे। अब वापस से यहां पे प्रोविजन क्या बनाया है कि अगर आप ऑथोराइज्ड डीलर को ये बोलोगे ना कि मैं पैसा बाहर रेमिट कर रहा हूं, किसको? टूर ऑपरेटर को,
तो ये 206C 1G क्लॉज ए में टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। टूर ऑपरेटर को ही बोला गया है कि आपको 206C 1G क्लॉज बी में ही टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों इन्होंने प्रोविजन बनाया, थोड़ा सा समझो। टूर ऑपरेटर के केस में ना 7 लाख की लिमिट ही नहीं है, कहने से वहां पे 1 रुपी से टीसीएस मिलना स्टार्ट होता है। तो अगर आप टूर ऑपरेटर, चाहे इंडियन हो या फॉरेन टूर ऑपरेटर हो, चाहे वो उसका लोकेशन इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, टूर ऑपरेटर यू आर ओनली लायबल टू पे टीसीएस। हम ऑथोराइज डीलर के पास से टीसीएस नहीं लेंगे। तुम समझो, इधर पहले आप टूर ऑपरेटर के पास गए थे और फिर टूर ऑपरेटर ऑथोराइज डीलर के पास गया था, क्योंकि आपको बाहर घुमाने लेके जाने वाला था टूर ऑपरेटर, तो वो गया था ऑथोराइज डीलर के पास, वहां पे भी टीसीएस नहीं आएगा। और अगर आप ऑथोराइज डीलर के पास गए, क्यों? क्योंकि आपका टूर ऑपरेटर आउटसाइड इंडिया है, तो वहां पे भी टीसीएस ऑथोराइज डीलर वाला नहीं आएगा। कौन सा आएगा दोनों जगह पे? 206C 1G क्लॉज नंबर बी। और एक केस अगेन वापस से रिलेटेड टू टूर ऑपरेटर। अब ये पॉइंट समझने जैसा है। समझो एक कंपनी है सागर लिमिटेड। ये कंपनी के अंदर देयर आर टोटल 100 एम्प्लॉइज। यहां पे एक टूर ऑपरेटर है। सागर लिमिटेड ने टूर ऑपरेटर से एक ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदा और अब सागर लिमिटेड ये टूर ऑपरेटर को पेमेंट कर रहे। पेमेंट तुम्हें समझ रहा है? सागर लिमिटेड कौन हो चुके हैं? पेयर। टूर ऑपरेटर कौन हो चुका है? पे। ये कौन है? सेलर ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। ये कौन है? बायर ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। अब थोड़ा सा ये पॉइंट बराबर से समझना कि सागर लिमिटेड जो है ना, सागर लिमिटेड जब पेमेंट कर रहे टूर ऑपरेटर को, तो टूर ऑपरेटर को तो कहने से 206C 1G क्लॉज नंबर बी में टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। बट तुम समझो सागर लिमिटेड इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद टूर ऑपरेटर, तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि सागर लिमिटेड को 194C के हिसाब से कहने से टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा और इसको 206C 1G क्लॉज बी के हिसाब से टीसीएस भी एप्लीकेबल होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? सागर लिमिटेड पेयर है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। 194C वर्क का डेफिनेशन याद करोगे तो इंक्लूसिव था। एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, केटरिंग, कैरेज ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग अ प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और इट्स रिलेटिव। कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो अगर यहां पे आप देखोगे तो वो वर्क का डेफिनेशन इंक्लूसिव था, तो ये भी तो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो सागर लिमिटेड को टीडीएस काटना पड़ रहा है अंडर 194C और इसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ रहा है अंडर 206C 1G क्लॉज नंबर बी। तो अगर दोनों प्रोविजन अप्लाई हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको टीडीएस फॉलो करना पड़ेगा, टीसीएस मत कलेक्ट करना। सो इफ पेयर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, then payee you are not liable to collect TCS। तो अब तुम बोलोगे सर ये तो फिर मतलब क्या हुआ, हर बार 194C आ जाएगा? नहीं। अगर समझो सागर लिमिटेड के बदले सिर्फ सागर ही गया होता और सागर अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना चाहता है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहा है, तो आप याद करो 194C जो है कहने से उसमें पर्सनल पर्पस कवर्ड नहीं है, तो अब 194C अप्लाई, तो फिर अब TCS अप्लाई होगा। मैं सिखा रहा हूं, अब समझो कि अगर मैं कोई ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहा हूं और उसकी वैल्यू 60 लाख की है, पर्सनल पर्पस के लिए 60 लाख का पैकेज खरीद रहा हूं, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है 194M अप्लाई हो गया। अगर M अप्लाई हो गया, टीडीएस अप्लाई हो गया, तो टीसीएस नहीं है। कुछ भेजे में गया। सो अगर 194C या 194M में टीडीएस अगर आ गया तो फिर टूर ऑपरेटर टीसीएस नहीं। एक ही लाइन याद रखनी है कि अगर पेयर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर एनी ऑफ दी सेक्शन, इन माय एग्जांपल इट इज 194C, इट कैन बी 194C, इट कैन बी 194M, एनी सेक्शन, देन दिस टूर ऑपरेटर इज नॉट लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। समझा के नहीं? अब आपका ये पॉइंट और इधर जो ये छोटे छोटे ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो ये तीनों पॉइंट मैंने कवर कर लिए, 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये एग्जांपल्स के थ्रू। लास्ट 2 पॉइंट ध्यान से सुनो।
एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या, कि जो 7 लाख की लिमिट है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, टूर ऑपरेटर के लिए 7 लाख की लिमिट अलग है। मतलब क्या, कि ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन, इसकी 7 लाख की लिमिट अलग है और इसकी 7 लाख की लिमिट अलग है। ऊपर वाले में तो 7 लाख तक टीसीएस ही नहीं है, इधर टीसीएस है लेकिन 5% कम रेट है वहां पे। तो वही चीज क्वेश्चन 4 में एक्सप्लेन की गई है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, सुनो इधर, समझो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये भी एक ये एक ऑथोराइज डीलर है, ये भी एक ऑथोराइज डीलर है, दोनों अलग अलग ऑथोराइज डीलर है। मैं गया आपके पास 6 लाख रुपया लेके आया, मैंने बोला फॉरेन करेंसी दो। अब ये पर्सन ने तो कहने से मुझसे टीसीएस नहीं लिया। अब ये पर्सन के पास वापस गया मैं, ये दूसरा पर्सन है, ये दूसरा ऑथोराइज डीलर है, इसके पास और 6 लाख लेके गया, मतलब इसको 6 लाख दे दिया, इससे फॉरेन करेंसी लिया, ऑथोराइज डीलर नंबर 1। ये सेकंड ऑथोराइज डीलर है, इसके पास भी 6 लाख रुपया लेके गया, ऑथोराइज डीलर नंबर 2। अब इससे फॉरेन करेंसी ले रहा हूं, टोटल देखोगे तो मैं जो रेमिट कर रहा हूं वो 12 लाख हो रहा है, बट डीलर वाइज देखोगे तो वो 6-6 लाख ही है, 7-7 लाख से कम है। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो 7 लाख की लिमिट है, ये हमें डीलर वाइज देखनी है कि रेमिटर वाइज देखनी है? तो ध्यान से सुनना, आपको ये लिमिट रेमिटर वाइज देखनी है। मतलब क्या, मैं इसके पास गया, 6 लाख इसको दिया शून्य का बराबर से, अब ये पर्सन क्या करेगा, मुझसे टीसीएस नहीं लेगा। आपके पास आया, आपने वो 6 लाख दिया, अब ये क्या करेगा बताया, उसमें से 1 लाख पे टीसीएस नहीं लेगा, 5 लाख पे ले। अब तुम बोलोगे सर इसको कैसे पता चलेगा कि इससे, तो ये जब मैं इसके पास जाऊंगा ना, तो ये मेरे से एक फॉर्म भरवाएगा पूरा, तो उसमें मुझे सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि मैंने क्या कोई पैसा पहले आउटसाइड इंडिया रेमिट किया है कि नहीं किया। तो वही चीज आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 हटा दो, सिर्फ याद रखना लिमिट जो है वो रेमिटर वाइज है एंड नॉट ऑथोराइज डीलर वाइज। ऑथोराइज डीलर वाइज नहीं है। समझा क्या? ओके, लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट देखो कॉमन ही है, नो टीसीएस इफ बायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन। वही मतलब क्या, अगर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज या फॉरेन करेंसी, दोनों के लिए पॉइंट है। कौन परचेज कर रहा है, ये लोग सब खरीद रहे हैं, यानी से वहां पे टीसीएस नहीं है। ये आपको याद हो तो कल के लेक्चर में अपना सब प्रोविजन में आया हुआ ही है सब कुछ। तो ये आपका कौन सा प्रोविजन खत्म हुआ, 206C 1G क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। अब देखो आपको है ना, आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको ये सब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने जो यहाँ पे बनाया वो लिखना है, पर उसके बाद आपका ये बनेगा पॉइंट नंबर 1, ये आपको होमवर्क में रहेगा, नोट्स के अंदर आएगा। नोट्स में आएगा ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आएगा ये नोट नंबर 2, इट इज अ कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट। ये बनेगा थर्ड पॉइंट, कि लिमिट इज रेमिटर वाइज एंड नॉट ऑथोराइज डीलर वाइज। हाँ, इसमें ये आपका 5th पॉइंट बनेगा। क्वेश्चन तो आप हटा दो चलेगा, सिर्फ आंसर याद रखना कि वो 7 लाख की लिमिट अलग अलग है। 5th क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसको मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में कवर कर लिया है। ये 5 पॉइंट्स हो गए। ये आपका बनेगा 6th पॉइंट। एक मिनट, नहीं ये 4th हुआ ना पॉइंट, ये 4th पॉइंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका 5th पॉइंट हुआ, और ये आपका लास्ट में 6th पॉइंट हो गया, बराबर। और लास्ट आपका ये वाला बनेगा पॉइंट नंबर 7, नो टीसीएस वाला। ये पॉइंट नंबर 7 बनेगा। समझा के नहीं? तो पहले आप लोग ये 7 पॉइंट आप कब लिखोगे, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बाद। तो उसके लिए आप एक पेज छोड़ देना 7 पॉइंट लिखने के लिए। ये पहले लिख लो,
फिर एक साइड छोड़ देना। ये 7 पॉइंट आपको होमवर्क में रहेंगे। तुम्हें समझा ना लिखना क्या है? चलो, यह श्रेयांश कुछ डाउट? कैसे कैसे चलेगा? अबे लास्ट डे करे, मर नहीं रहा है मैं। लास्ट डे बोल। आपको ये डाउट आते कैसे, मतलब मैं वो सोच रहा हूँ यार। डन। अब एक साइड छोड़ देना ये सारे पॉइंट्स लिखने के लिए। वन एंड हाफ साइड छोड़ दो तुम्हारे हिसाब से। चलो यहां पे ध्यान दो, सबका ध्यान यहां पे अभी। अब हमें 206C 1H एंड 194Q ये दो सेक्शन से डिस्कस करने हैं। बराबर से समझना। एक क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, एग्जाम में भी आ चुका है। ये टीडीएस का प्रोविजन है, ये टीसीएस का प्रोविजन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो ध्यान से समझो, क्लैरिटी ले लो कि क्या कब अप्लाई करना है। ध्यान दो, समझो। अपना पता है ना, ये 194Q पेंडिंग है अभी तक टीडीएस में, तो अब साथ में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। पहले तो 206C सबसेक्शन 1H, दो पार्टीज होगी वापस से, सेलर एंड बायर। अगर ये पर्सन इसको गुड्स बेच रहा है, क्या बेच रहा है? गुड्स। कोई भी गुड्स आप बेचो, कोई भी गुड्स। हाँ, लेकिन अब ये सेलर नंबर 1 एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये गुड्स 206C सबसेक्शन 1, 1F एंड 1G में कवर्ड नहीं होने चाहिए। ये सब सेक्शंस अप्लाई नहीं होने चाहिए। मतलब अगर ऊपर वाले सेक्शंस अप्लाई हो गए टीसीएस के, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर आप गुड्स बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो? गुड्स बेच रहे हो, यू आर अ सेलर। आप अगर गुड्स बेच रहे हो किसी को भी, बट पहली चीज, ये गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, एंड 206C सबसेक्शन 1 मतलब स्पेसिफाइड गुड्स नहीं है। नेक्स्ट, मोटर कार नहीं है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज और फॉरेन करेंसी नहीं है। सो अगर आप ये गुड्स बेच रहे हो, और अगर आपका सेलर, आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़, लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है। समझो कि मैं करण आपको कोई गुड्स बेच रहा हूं, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, और अब ये जो बायर है वो मुझे अमाउंट पे कर रहा है। नाउ इफ अमाउंट इज एक्सीडिंग 50 lakhs, मतलब मैंने जो गुड्स बेचे हैं, करण आपको जो मैंने गुड्स बेचे हैं वो 50 लाख से ज्यादा वैल्यू के हैं, 50 लाख से ज्यादा वैल्यू के हैं, तो फिर ये सेलर जो है ना, सेलर, उसको बोला गया कि आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs। तो अगर समझो 60 lakhs के गुड्स बेचे हैं, तो 10 लाख पे 0.1%, 10 लाख पे सिर्फ 0.1% टीसीएस आएगा। अब आप थोड़ा सा याद करोगे कल का लेक्चर, तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना टीसीएस, तो मैंने आपको ये प्रोविजन पढ़ाया था 206C करके, कि पेयर जो है उसको कहने से पैन देना पड़ेगा टू पे। अरे ओए, उल्टा होता है इधर। कौन किसको पैन देगा? एक मिनट, मैं इसका टीसीएस कलेक्ट कर रहा हूं, सागर कलेक्ट कर रहा है करण से टीसीएस, मैं कौन है? सेलर। ये कौन है? ये कौन हो गया? पेयर हो गया, पेयर। मैं कौन हो चुका? पे। तो इसका पेन कहने से मेरे पास होना चाहिए। अगर इसने मुझे पेन कहने से ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर,
वही 5% के बाजू में देखो क्या लिखा है, 1% अंडर 206C सबसेक्शन 1H। तो 206C 1H में अभी पढ़ा रहा हूं, यानी से इसको डबल करो, 0.1 को डबल करो तो 0.2 हो गया, और 1% विच एवर इज हायर, यानी से इट विल बी ऑलवेज 1%। सो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, इफ पैन इज नॉट फर्निश्ड बाय पेयर, मतलब बाय बायर टू सेलर, then rate of TCS is how much? Directly 1%। बोलो, ये भेजे में गया आपके पहले। अब यहां पे उन्होंने बायर को भी डिफाइन किया हुआ है। किसका डेफिनेशन दिया है? इसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है कि बायर कौन होना चाहिए। अब तुम देखोगे तो बायर का जो डेफिनेशन है, ये देखो यहां पे, ये बायर का मीनिंग बैठ रहा है दिमाग में। तो ये बायर का मीनिंग है। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, अगर कोई बायर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो सब तो आ ही गया, पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया, मतलब अगर कोई पर्सन गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, यानी से वो भी यहां पे कवर्ड नहीं है। मतलब तुम समझो, सेलर एक्सपोर्ट कर रहा है तो भी नहीं आएगा टीसीएस, और कोई इंपोर्ट कर रहा है तो भी सामने वाला टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा। अरे ओए, जब तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हें टीसीएस सामने वाले से कलेक्ट नहीं करना है, और अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो सामने वाला अपने से टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। दोनों को एक्सक्लूड कर दिया है। सो बायर में अगर कौन है, इंपोर्ट कर रहे हो आप गुड्स, तो वो चीज कवर्ड नहीं है। चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर समझो मैंने मोटर कार बेची, क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा? नहीं। क्यों? अलग से है ना प्रोविजन, अलग से प्रोविजन तो बनाया है, वहां पे ही जाओ फिर। अब देखो, अब 194Q की बात करते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, अब क्या आ रहा है? टीडीएस। अब समझना वापस से पॉइंट, वापस से दो पार्टीज है, नंबर 1 सेलर, नंबर 2 बायर। सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, बायर कौन बना? पेयर। ये कौन बना? अमाउंट कौन किसको पे करेगा? बायर सेलर को अमाउंट पे करेगा। अब प्रोविजन क्या है कि अगर बायर तेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर, सुनने का बराबर से, अगर तेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, किसका किसका किसका? बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ के ऊपर है, और जो अमाउंट आप पे कर रहे हो, जो अमाउंट आप पे कर रहे हो ये 50 लाख से ज्यादा है, तो बायर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs, ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs। एंड अब यहां पे क्या होना चाहिए पता है? यहां पे किसका पेन किसके पास होना चाहिए? पेई का पेन पेयर के पास होना चाहिए। थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करो। इफ पेन इज नॉट फर्निश्ड बाय सेलर टू बायर, याद है वो 206AA करके सेक्शन था, रेट एज पर सेक्शन और 20% विच एवर इज हायर, ब्रैकेट याद करो, 20% के बाजू में 5% अंडर 194Q, याद है 5%। तो यहां पे रेट हो जाएगा 5%। एक मिनट इधर ध्यान दो सब लोग, मैं करण आपको गुड्स बेच रहा हूं, 60 lakhs के गुड्स बेचे, सबका ध्यान इधर। मैंने कितने के गुड्स बेचे? इधर इधर इधर। ओए, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, यानी से मुझे इसे टीसीएस देना है। अच्छा, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, उसको टीडीएस काटना है, यानी से टीसीएस टीडीएस दोनों में 0.1% है ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, रुक जाओ, सुनते जाओ शांति से। अब हुआ ऐसा कि ये सेलर है, ये बायर है। पहला केस समझो, सेलर को कोई सेक्शन अप्लाई ही नहीं हो रहा है टीसीएस का, समझा? टीसीएस सेलर के लिए आएगा, बायर के लिए टीडीएस आएगा। बट बायर जो है ना, बायर, उसको दो सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, एक 194Q अप्लाई हो रहा है टीडीएस का, एंड समझो और कोई सेक्शन भी अप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 194C। 194C वो पता है था, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग अ प्रोडक्ट
एज पर द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर। नहीं समझा? ये दो सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, क्यू भी अप्लाई हो रहा है, सी भी अप्लाई हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, बायर जब तुझे दो सेक्शन अप्लाई होंगे टीडीएस के, कौन सा फॉलो करने का? तो पहले तो 194 सी फॉलो करना, दूसरा सेक्शन। समझेगा? धीरे धीरे सब समझेगा। समझो सेलर को 206 सी सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1F या सबसेक्शन 1H 1G अप्लाई हो गया और इसको 194 क्यू हुआ। 194 क्यू कौन सा फॉलो करेंगे? मैं सिखाता हूं 206 सी सबसेक्शन 1 1F या 1G। बट अगर ऐसा हुआ कि 206 सी 1H अप्लाई हुआ यहां पे और 194 क्यू अप्लाई हुआ, अब तुम्हें 194 क्यू फॉलो करना। सुनते जाओ, समझेगा? सब समझेगा। अगर इधर देखो सब लोग, मैंने गुड्स बेचे करण आपको, अब करण जो है ना वो मुझे पेमेंट कर रहा है 60 लाख का। करण को दो सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, नंबर 1 194 क्यू एंड 194 सी। मुझे कोई टीसीएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा है, इसको दो सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से? क्यू एंड सी। कौन से केस में वो टीडीएस काटेगा? 194 सी। क्यों? क्योंकि इधर रेट है ना 1% या 2% है, इधर 0.1% है, रेट ज्यादा है। एक मिनट, चेंज करो केस को। मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं, समझो मैंने आपको स्पेसिफाइड गुड्स बेचे। कौन से? वो फर्स्ट में सबसेक्शन 1 वाले। या मैंने आपको मोटर कार बेची, अब मैं आपसे टीसीएस कलेक्ट करूंगा। समझो 60 लाख के गुड्स बेचे, तो इनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा, मुझे टीसीएस आएगा। अब अगर मुझे टीसीएस आ रहा है कौन से सेक्शंस में? ये सारे सेक्शंस में, और इनको टीडीएस आ रहा है 194 क्यू में, तो क्या फॉलो करना है? टीसीएस। क्यों? टीसीएस का रेट ज्यादा है, क्योंकि टीडीएस यहां पे टीडीएस 0.1% है, और ये सब जगह पे रेट याद हो तो कहीं पे 1% था, कहीं पे 2% था, कहीं पे 5% भी था। और अगर दोनों जगह पे रेट सेम है, मुझे टीसीएस आ रहा है अंडर 206 सी 1H और इसको टीडीएस आ रहा है अंडर 194 क्यू, अगर दोनों को रेट सेम वाला टीडीएस एंड टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है तो टीडीएस आएगा। ऊपर वाले में तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, क्यों? रेट जिधर ज्यादा है वो रेट अप्लाई करके खत्म करना है। बट जब रेट सेम है तो क्या फॉलो करना है? टीडीएस फॉलो करना है। लास्ट वाले में कुछ नहीं, वो लोग बोल रहे टीडीएस को हम प्रायोरिटी देना चाहते हैं। ऊपर भी आप देखोगे ना 194 सी, अभी वो टूर ऑपरेटर वाला एग्जांपल दिया ना, वो कंपनी वाला, उधर भी देखो ना आप टीडीएस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बोलूँ तो प्रैक्टिकली एवरीवन विल फर्निश पैन, वो तो सिर्फ प्रोविजन बनाया हुआ है बुक्स में रखने के लिए। 50-50 लाख रुपया टर्नओवर है, आप ऐसी पार्टी के साथ डील कर रहे हो, 100% पैन देगा, वो पॉइंट ही नहीं है वहां पे। बट वो लोग हमेशा टीडीएस को प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू टीसीएस। अरे समझा? तो ये आपका 206C 1H एंड 194 क्यू है, जो आप लोगों को लास्ट पेज पे दिया हुआ है। अब सुनो, ये तुम्हें दोनों प्रोविजन समझ में आ गए? अब है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको रीड करवाता हूं, देखो ये कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो देखो, पढ़ो ये क्वेश्चन। क्या है इसका टर्नओवर कितना है? सेलर का टर्नओवर 12 करोड़ और उसका टर्नओवर कितना है? 15 करोड़। तो दोनों का टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो टीडीएस टीसीएस दोनों आ गया, क्या फॉलो करेंगे? फिर अगर एक का टर्नओवर, ये गुप्ता का टर्नओवर अगर 8 करोड़ होता तो अगर उसका टर्नओवर, तो टीसीएस हट गया ना, तो सिर्फ टीडीएस आएगा। और लास्ट में उन्होंने पूछा है पैन नहीं दिया तो क्या होगा? तो टीसीएस के केस में रेट हो जाएगा 1% और टीडीएस के केस में रेट हो जाएगा 5%। क्या हुआ? एक मिनट। अच्छा, ये सेलर है क्या? ओके, हाँ, तो वहां पे ये
टीसीएस आ जाएगा, टीडीएस नहीं आएगा, सॉरी। ये बराबर। तो ये आपका सोल्यूशन देखो, यहाँ पे दोनों अप्लाई हो रहा है, तो 194 क्यू। सेकेंड केस में 206C 1H अप्लाई होगा, टीसीएस का प्रोविजन, और पैन नहीं दिया तो आपको पता ही है, एक पर्सन को 1% आ जाएगा और 5% आ जाएगा। अरे रेट चेंज हो, टीसीएस का 1% हो जाएगा, टीडीएस के केस में 5% हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हें 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, समझा? तो ये आपका प्रोविजन खत्म हुआ 206C सबसेक्शन 1H एंड 194Q। लास्ट में आप देखोगे तो आपको टीसीएस का इंटरेस्ट का प्रोविजन दिया हुआ है। आप देखोगे तो कल मैंने आपको टीडीएस का इंटरेस्ट का प्रोविजन करवाया था, ये टीसीएस का इंटरेस्ट का प्रोविजन है, सेम लाइंस पे है। लास्ट ईयर तक सिर्फ एक ही इंटरेस्ट लगती थी यहाँ पे 1% था, फॉर लेट डिपॉजिट एंड लेट कलेक्शन ऑल्सो। इस बार वापस से उन्होंने इसको इन लाइंस विथ टीडीएस कर दिया। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हो तो 1%, डिपॉजिट नहीं करते हो तो 1.5, टीसीएस कलेक्ट नहीं करते हो तो 1%, डिपॉजिट नहीं करते हो तो 1.5। तो वो सेम लाइंस पे लेके आए हैं जो अपन ने टीडीएस में प्रोविजन पढ़ा उसके बेसिस पे। तो ये आपका लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आप पहले ये 2 सेक्शंस लिख लेंगे। ओके, चलो यहां पे ध्यान दो। अब आपका टीडीएस और टीसीएस कंप्लीट हो चुका। अब आपका एक चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, एग्जम्प्ट इनकम्स करके, जिसमें से अपना एग्रीकल्चर इनकम डिस्कस हो चुका है। इसको पता है अपन ने 3 पार्ट्स में पढ़ा था, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, फिर ये था डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और कॉम्पोजिट इनकम, वो टी कॉफी रबर बिजनेस, जिसमें पता है पीएनएल बना के प्रॉफिट को डिवाइड करना था। याद आ रहा है कि नहीं? 10AA करके यहाँ पे सेक्शन है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया SEZ में, अगर आपका यूनिट है। 1010D मैंने डिस्कस कर लिया था अभी हम लोगों ने जब टीडीएस से डिस्कस किया तब। ये 4-5 छोटे छोटे प्रोविजंस है, इसके ऊपर है ना आप लोगों को कहीं ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा, जैसे एमसीक्यू मिलेगा, या जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके अंदर एक आधा रेफरेंस आ जाएगा ये सेक्शन का। तो ये 4-5 सेक्शंस अपने को देखने हैं। पहला एक है ना एनआरई अकाउंट होता है, एनआरई। ये अकाउंट मेनली ओपन किया जाता है बाय नॉन रेसिडेंट्स ओनली। क्यों? क्योंकि उनके पास होती है फॉरेन करेंसी। तो ये अकाउंट में पैसा आता है ना, तो इट इज इजी टू कन्वर्ट फॉरेन करेंसी इनटू रुपीज एंड रुपीज टू फॉरेन करेंसी। तो ये एक एनआरई अकाउंट है। ये एनआरई अकाउंट में आपके पास जो भी बैलेंस होगा उस पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अरे जैसे सेविंग्स अकाउंट होता है ना, वैसे ये एनआरई अकाउंट है। तो एनआरई अकाउंट पे जो भी आपको क्या मिला बोलो? इंटरेस्ट मिला। एनआरई अकाउंट पे जो भी आपको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट। अब आप ये चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में देखोगे, पूछा गया। तो याद क्या रखना है? एनआरई अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिला दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट क्या है? अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर बॉडी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एनी अवार्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर बॉडी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। कोई अदर टाइप का अवार्ड मिला तो इट इज टैक्सेबल। कोई अदर अवार्ड मिला तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अगर आपको कंपेंसेशन मिलता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर, तो समझो कि अर्थक्वेक हुआ। अब अर्थक्वेक में समझो कि वहां जहां पे अर्थक्वेक हुआ है वो गवर्नमेंट ने जो लोगों की भी डेथ हो गई उनके फैमिली मेंबर्स को सोचा कि हम एज अ कंपेंसेशन 2 लाख 3 लाख रुपया देंगे। दैट इज एंटायर अमाउंट इज एक्सेप्ट। तो कोई भी डिजास्टर के वजह से आपको कंपेंसेशन मिल रहा है, किससे मिल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। फिर आपको एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स मिली,
तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा एंटायर अमाउंट। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आप एक सिक्किमिस हो, क्या हो, सिक्किमिस। अब सिक्किमिस अगर आप हो, ध्यान से सुनते जाना, आप जो भी इनकम कमाओगे ना सिक्किम स्टेट के अंदर, सारी इनकम एग्जम्प्ट है। एंड आप कोई भी इनकम कमाओ बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज, ये भी सारी एग्जम्प्ट है। अब ध्यान से सुनो, चलो सिक्किम नहीं, सुनो, सिक्किम इंडिया का पार्ट पहले नहीं था। सिक्किम इंडिया का पार्ट बना है कुछ 1975 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, डेट नहीं पता है, बट कुछ 1975 या 74 में पार्ट बना, यू कैन गूगल इट बाद में। जब सिक्किम अपना पार्ट बन रहा था ना इंडिया में, तो उन्होंने कंडीशन ही रखी थी क्या, कि हम पे इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो वो टाइम पे ये प्रोविजन बनाया गया था। तो अभी अगर आप एक सिक्किमिस हो एंड आप इनकम अर्न कर रहे हो इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम से कोई भी इनकम आए इट इज एग्जेम्प्ट, एंड कहीं और से आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट आए वो भी एग्जेम्प्ट। याद ध्यान से समझना, उसके लिए आप एक सिक्किमिस होने चाहिए, मतलब ऐसा पर्सन होना चाहिए जो वहां पे बॉर्न हुआ है। इसका पूरा एक डेफिनेशन है, इसका पूरा एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको बुक में दिया गया है, मैंने वो डेफिनेशन यहां पे रखा नहीं है। सो आप डेफिनेशन देख के सिक्किमिस का अकॉर्डिंगली एग्जाम्पशन देना है। मैंने ये क्यों प्रोविजन रखा है, क्योंकि इसके ऊपर एक एमसीक्यू दिया हुआ है, आपको एमसीक्यू दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अपन यहां से सिक्किम चले जाए और वहां पे इनकम कमाए एग्जाम, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता, जीएसटी के प्रोफेसर को पूछो। चलो ये सेक्शन पे क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे सेक्शंस दिखेंगे जब आप सम सॉल्व करोगे तब। तो ये एग्जम्प्ट इनकम में मेरा इतना ही डिस्कशन पेंडिंग था, वो कंप्लीट हुआ। चलो नहीं भाई, अभी रुक जा, अभी बहुत कुछ बाकी है। 115 पे अटेंशन, वापस नहीं, कुछ बाकी है तभी तो, मैं क्या पागल है क्या? 2 बार करना है। ओके 115 बीएसी, जिसके स्लैब रेट्स आपको पहले से ही पता है, सरचार्ज के रेट्स पता है, एचईसी का कॉन्सेप्ट आपको सेम ही है 4%, रीबेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता है कि इसमें वो 7 लाख की लिमिट आ जाती है, और इनकम अगर 7 लाख के ऊपर गई तो भी रीबेट आ भी सकता है। और इतने सारे एग्जम्पशंस जो है कहीं से वो आपके हाथ से चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक ऐड भी करवाया था आपको, लंच फैसिलिटी, बराबर। अब मैंने आप लोगों को ये हटाने भी बोला था एक पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे आपको कि अगर आपको ये सारे सेक्शंस के वजह से लास्ट ईयर में लॉस है और इस ईयर में आप डिफॉल्ट स्कीम में जा रहे हो, तो कहने से ये सारे सेक्शंस के वजह से जो भी लॉस होगा वो सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। और दूसरा, आपको हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो अपन दूसरे हेड के सामने एडजस्ट करते हैं मैक्सिमम 2 लाख, वो कर पाएंगे ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम, नॉट अंडर डिफॉल्ट स्कीम। बैठ रहा है दिमाग में? टाइम लिमिट फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ सेक्शन 115 BS। अब ये पॉइंट बराबर से समझना, अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से नहीं आ रही है, ध्यान से सुनो, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से इनकम नहीं आ रही है, अगर बिजनेस इनकम नहीं है आपको, मतलब यू आर अर्निंग इनकम अंडर दी हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी
कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। ये 4 हेड से ही अगर आपकी इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, एवरी ईयर यू कैन गो फॉर 115 BAC और ऑप्ट आउट ऑफ 115 BAC। इट इज लाइक इस साल 115 BAC फॉलो किया, नेक्स्ट ईयर ऑप्शनल, नेक्स्ट ईयर 115 BAC, उसके बाद ऑप्शनल, नेक्स्ट ईयर 115 BAC, उसके बाद ऑप्शनल। वो आपके ऊपर है। इसीलिए प्रैक्टिकली जिनकी भी इनकम बिजनेस से नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ सैलरी अर्नर, आपको सैलरी इनकम आ रही है, हम 2 कैलकुलेशंस करते हैं, एक ऑप्शनल और एक डिफॉल्ट। क्या सिलेक्ट करेंगे? जहां पे टैक्स कम आया। नेक्स्ट ईयर वापस से 2 कैलकुलेशन, क्या सिलेक्ट करेंगे? जो बेनिफिशियल है। बट अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम अर्न कर रहे हो, ये पॉइंट बराबर से समझना। सब लोग कहने से ऐसे तो डिफॉल्ट स्कीम में ही है, अगर आपने ये स्कीम से ऑप्ट आउट कर दिया, मतलब आप गए अंडर ऑप्शनल स्कीम। अब सुनो, लाइफ टाइम फिर ऑप्शनल में रहना। अगर तुम उसके बाद फ्यूचर में कभी भी डिफॉल्ट में आए, हम तुम्हें ऑप्शनल में जाने नहीं देंगे। तो इट इज लाइक यू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट। अगर तुम्हें जाना है तो यू गो इन ऑप्शनल। एक बार बाहर गए ना, एक बार बाहर, फिर आप अंदर आ सकते हो, बट फिर बाहर नहीं जा सकते। नहीं समझा तुम्हें? तो अगर तुम एक बार ऑप्शनल में शिफ्ट कर दोगे, फिर तुम डिफॉल्ट में आ सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं आ सकते हैं, बट उसके बाद कभी बाहर नहीं जा पाओगे। हाँ, फिर बाहर कब जा पाओगे? जब आपकी बिजनेस इनकम बंद हो जाएगी। अरे बिजनेस इनकम ही बंद हो गई तो कहने से आप ऊपर शिफ्ट हो गए, फर्स्ट केस में। तो अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से इनकम नहीं है, तो एवरी ईयर यू हैव एन ऑप्शन, पे टैक्स एज पर 115 BAC और पे टैक्स एज पर ऑप्शनल स्कीम, जो फॉलो करना है कर। बट इफ यू आर अर्निंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर आपके पास ये हो जाएगा कि एक डिफॉल्ट में रहो, एक बार बाहर जा सकते हो, बाहर गए तो लाइफ टाइम ऑप्शनल में रहो, वो चलेगा। बट ऑप्शनल से फिर कभी भी डिफॉल्ट में आए तो ऑप्शनल में जाने नहीं। बोलो, समझा? क्या क्या मतलब ऐसा कैसे हुआ, जरा बताएंगे? फिर नया बिजनेस चालू किया, हाँ तो नहीं मिलेगा। फिर डिफॉल्ट में फिर ऑप्शन गया आपका ऑप्शन एक बार बिजनेस इनकम में एक बार ऑप्शन में जा सकते हो, फिर लाइफ टाइम वहीं पे रहो। फिर डिफॉल्ट में कभी भी आए तो गया। फिर बिजनेस इनकम बंद हो गई तो आप जा सकते हो, बट वापस स्टार्ट हुई तो नहीं मिलेगा। फिर बिजनेस क्लबिंग में आप ऐसा ही समझो, सामने वाले को जो इनकम आएगी ना, वो जो इनकम आएगी, फॉर एग्जांपल उसको कैपिटल गेन्स आ रहा है तो आपकी भी कैपिटल गेन्स इनकम ही, उसको अदर सोर्स इनकम आ रहा है, जो क्लब हो रही है इनकम, तो आपके लिए भी वो अदर सोर्स है। उसके लिए बिजनेस है तो आपके लिए भी वो बिजनेस है। तो बिजनेस हुआ तो ये सेकेंड केस में आता। समझा? अदर पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं। पहला, रीबेट आपको मिलता है, जो मैंने आपको सिखा दिया है, अप टू 7 lakhs एंड बियॉन्ड 7 lakhs। स्पेशल रेट इनकम पे स्पेशल रेट लगेगा, जैसे 111A, 112A, 112। अगर असेसी 115 BAC के हिसाब से टैक्स भर रहा है तो उसको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपके पास EMT क्रेडिट पड़ा हुआ है तो वो आपको एडजस्ट करने नहीं मिलेगा अंडर 115 BAC। इसका मतलब क्या कि समझो आप लास्ट ईयर में ऑप्शनल स्कीम में थे, अब ऑप्शनल में आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करोगे एंड EMT के हिसाब से भी टैक्स कैलकुलेट करोगे। नॉर्मल प्रोविजन और EMT में से जो हायर आएगा वो भरोगे। समझो ये हायर आया था लास्ट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 23-24, ये आपका आया था 10 लाख, ये आया था 8 लाख, तो आपने 10 लाख पे कर दिया, 2 लाख का आपके पास EMT क्रेडिट पड़ा है। अब आपने प्रीवियस ईयर 24-25 में डिफॉल्ट स्कीम चूज किया है, तो डिफॉल्ट स्कीम में आपका जो टैक्स आ रहा है ना, आप उसके सामने ये चीज एडजस्ट नहीं कर सकते। EMT क्रेडिट यू कैन नॉट एडजस्ट अगेंस्ट डिफॉल्ट स्कीम का टैक्स। आ रहा है समझ में?
अब ये लास्ट पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूं, इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट सिर्फ समझ लो क्या है। समझो आप लोग जा रहे हो अंडर डिफॉल्ट स्कीम, तो मुझे सिर्फ बताओ ना, डिफॉल्ट स्कीम में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। समझो आप 23-24 में, ध्यान से सुनना, 23-24 में आप लोग थे अंडर ऑप्शनल स्कीम, तो आपने इधर एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, एंड ये एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करने के वजह से देयर वाज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 3 लाख। मतलब क्या, आपके प्रॉफिट्स थे नहीं उतने, आपके प्रॉफिट्स थे नहीं उतने, आपने जैसे ही एडिशनल डेप्री माइनस किया, इट रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ 3 लाख, एंड दैट लॉस बिकॉज ऑफ डेप्री इज कैन आई से नोन एज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री। याद है ना, वो 3 खर्चे लास्ट में माइनस होते हैं और उसके वजह से अगर लॉस आता है तो दैट इज अनएब्सॉर्ब। याद आया ऐसा? तो आपने क्या किया, लास्ट ईयर अनएब्सॉर्ब आपने एडिशनल डेप्री माइनस किया। अब जैसे ही आपने ऑप्शनल स्कीम में एडिशनल डेप्री माइनस किया, आपका लॉस आ गया कितने का? 3 लाख का, दैट इज अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। तो आपके प्रॉफिट्स थे नहीं। अब आप प्रीवियस ईयर 24-25 में जा रहे हो अंडर डिफॉल्ट स्कीम। अब तुम समझो एक प्रोविजन क्या बनाया गया कि ये जो अनएब्सॉर्ब डेप्री आपका आया, यानी से तुम वो यहां पे सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि लास्ट ईयर के जो भी आपके लॉसेस होंगे बिकॉज ऑफ अबाउ सेक्शंस, यानी से वो आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलेंगे। तो एडिशनल डेप्री के वजह से आपका ये अनएब्सॉर्ब डेप्री आया है, यानी से ये सेट ऑफ नहीं हो सकता यहां पे। लेकिन एक प्रोविजन उन्होंने क्या बनाया है कि आपका यहां पे जो भी असेट का वैल्यू होगा ना, वैल्यू ऑफ असेट, मतलब असेट का जो भी ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक में जाओगे तो असेट का जो भी वैल्यू होगा, यानी से ये डेप्रीसिएशन का तो आपको कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर आपने डेबिट किया पीएनएल में। समझो ये आपका पीएनएल अकाउंट है, आपने इधर इनकम लिखी 10 लाख, आपके पहले से ही एक्सपेंसेस थे 12 लाख, आपने एडिशनल डेप्री माइनस किया 3 लाख का, इट रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ 5, जिसमें से 3 लाख आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन हो गया, 2 लाख आपका बिजनेस लॉस हो गया। अब क्या नहीं से ये अनएब्सॉर्ब डेप्री आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। बट अब क्या हुआ, तुम ऑप्शनल स्कीम में थे लास्ट ईयर तक, अब तुम करंट ईयर में आ गए हो अंडर डिफॉल्ट स्कीम। तो डिफॉल्ट स्कीम में क्या नहीं से जो अनएब्सॉर्ब डेप्री है दैट इज बिकॉज ऑफ एडिशनल डेप्री, और डिफॉल्ट स्कीम में आपको एडिशनल डेप्री नहीं मिलता। एडिशनल डेप्री नहीं मिलता तो ये सेट ऑफ तो गया आपके हाथ से। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ब्लॉक के अंदर जो भी आपके असेट की वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू में आप ऐड कर देना अनएब्सॉर्ब डेप्री बिकॉज ऑफ एडिशनल डेप्रीसिएशन, वो ऐड कर देना, और जो भी रिवाइज्ड अमाउंट आया ना, रिवाइज्ड, इस पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना। मतलब उन्होंने क्या किया पता चला, उन्होंने आपको डायरेक्टली माइनस करने नहीं दिया। अब आप क्या करोगे पता है, अब हर साल इस पे आप नॉर्मल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके उसको पीएनएल में डेबिट करते जाओगे। मतलब ये 3 लाख भी पीएनएल में आएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा। तो वही पॉइंट यहां पे लिखा गया है, जो ये लास्ट पॉइंट था, ये वाला वो तो सेट ऑफ कर सकते हैं, उसमें कहा रेस्ट्रिक्शन है। ये बराबर तुम्हें ये समझा कि नहीं समझा? तुम्हें ये एग्जाम्पल लिखना हो तो तुम लिख सकते हो, ये लास्ट पॉइंट के लिए ये एग्जाम्पल है, ये वाले पॉइंट यहीं पे लिखना हो तो यहीं पे लिख लो। चलो यहाँ पे ध्यान दो अभी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट अपने को डिस्कस करना है, देखो आपका ये प्रीवियस ईयर है 24-25, बराबर। अब अगर आपका बर्थडे समझो 28 मार्च को आ रहा है, इस दिन पे आपका बर्थडे है, और इस दिन आपकी एज 60 इयर्स हो गई। मतलब आप ये पूरे प्रीवियस ईयर में से 60 इयर्स के हो ओनली फॉर 28, 29, 30, 31, 4 दिन। तो अब आपको ये पूरा जो साल है ना, पूरा साल उसमें सीनियर सिटीजन ही माना जाता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल सीनियर सिटीजन रहना है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो इवन फॉर सिंगल डे, यानी से यू आर सीनियर सिटीजन फॉर एंटायर ईयर।
अरे सुन रहे हैं क्या? अब एक यहां पे सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है, पढ़ो ये। तो क्या पी के आता है क्या सुबह सुबह? हाँ, वापस बताओ, वापस बताओ, कौन सा नशा करता है ये? हाँ, उसकी एज क्या रहेगी मतलब? तो क्या 4 साल में उसको 1 साल का गिनेगा क्या बेवड़े? तो 4 साल का ही गिना जाएगा वो। हाँ, उसकी एज क्या है? अब सुनो, ये सर्कुलर क्या बोल रहा है, देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर आपका 24-25 है, ये पूरे साल में कभी भी आपकी एज 60 हो गई, भले ही एक दिन के लिए हुई, यानी से यू आर सीनियर सिटीजन फॉर एंटायर ईयर। तो इट इज सीनियर सिटीजन आपको कब माना जाएगा? व्हेन यू आर रेसिडेंट, व्हेन यू आर दिस सीनियर सिटीजन फॉर इवन ए सिंगल डे इन अ प्रीवियस ईयर, यानी से यू आर सीनियर सिटीजन फॉर एंटायर ईयर। अब ये सर्कुलर में तो उन्होंने क्या बोल दिया है कि अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को भी आता है, 1 अप्रैल 25, हम ऐसा ही समझेंगे कि उसने वो एज 60 ईयर्स की अटेंड कर ली है ऑन 31 मार्च 25, और हम उसको लास्ट ईयर के लिए भी सीनियर सिटीजन मानेंगे, और उसको जो स्लैब रेट अप्लाई होगा, यानी से ऑप्शनल स्कीम में वो 3 लाख वाला होगा। डिफॉल्ट स्कीम में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उधर तो एक ही स्लैब रेट है। ये सब रेलेवेंट कब होगा? व्हेन यू आर अंडर ऑप्शनल स्कीम। अच्छा, कभी भी आपकी एज पूरे साल में 80 ईयर्स की हो गई, एक भी दिन अगर 80 ईयर्स है, यानी से पूरा साल हम आपको सुपर सीनियर सिटीजन ही मानेंगे। अरे समझ रहा है? तो ये एक सर्कुलर याद रखना। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है ना, उनको स्लैब रेट्स थोड़े से अलग से लगते हैं, तो उनके स्लैब रेट्स मैंने यहां पे लिखे हैं। क्यों लिखे हैं अलग से? क्योंकि इसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा गया है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल होती है अंडर एओपी और बीओआई, बट ये एओपी और बीओआई को जो स्लैब रेट्स अप्लाई होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट स्लैब रेट्स है, जो आपके सामने आपको दिख रहे हैं अभी। डायरेक्टली यहां पे देखो, कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 0 से 10,000 10%, 10,000 से 20,000 20%, एंड अबाउट 20,000 30%। रिबेट के कॉन्सेप्ट सारे हो चुके हैं अपने। चलो, अब यहां पे आपका सिलेबस जो है वो खत्म। चलो, तुमसे ज्यादा मैं खुश हूं। ओके, अब ध्यान देना, मैंने आप लोगों को कल ही बोल दिया था कि अभी आपको रीडिंग में क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें आपको ये जो लास्ट चैप्टर दिया गया है, इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, पहले तो इसके अंदर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। मॉड्यूल में कुछ 18-19 क्वेश्चंस होंगे, या 20 जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसमें कवर्ड है। आप डायरेक्टली अब यहां से स्टार्ट करोगे ना तो भी चलेगा। और ये सारे क्वेश्चंस, पहला टारगेट आपका क्या रखना कि जो मॉड्यूल के 15-20 क्वेश्चंस हैं वो खत्म करो, पहले वो प्रायोरिटी पे रखो। उसके बाद जो इसमें बचे हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हो। केस स्टडीज भी बाद में दी गई है आपको सारी। केस स्टडी में भी मैंने आपको क्या बोला था कि अभी इंस्टीट्यूट ने नई केस स्टडीज अपलोड की होगी, डायरेक्ट टैक्स की अभी तक हुई नहीं है। वो केस स्टडीज का अगर तुम प्रिंट लेते हो तो फिर तुम वही केस स्टडीज पढ़ो, ये करने की जरूरत नहीं है। तुम देखोगे तो मेजॉरिटी केस स्टडीज यहाँ पे जो है वो सेम ही होगी जो इंस्टीट्यूट की केस स्टडीज आएगी। बट यस, केस स्टडीज को थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखता हूं, जब तक इंस्टीट्यूट की नहीं आती है तब तक। अब सबके घर पे मॉड्यूल तो आ ही चुका होगा। मॉड्यूल में आपका जो ये लास्ट चैप्टर है इनकम टैक्स लायबिलिटी वाला,
जिसमें आप जाके देखना कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। अभी आई थिंक आपका कल टेस्ट है डायरेक्ट टैक्स का, उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोविजन याद ना आए ना, तब जाके वो प्रोविजन सिर्फ रेफर करना, लेकिन सोल्यूशन मत देखना। मुझे चाहिए कि ये सम्स सारे तुम खुद सॉल्व करो। अब ये सम्स में क्या होगा, तो ये सम्स में है ना, आप लोगों को 2 या 3 हेड्स की इनकम दी होगी, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, डिडक्शन। बहुत सिंपल फॉर्मेट रखते हैं अपन। पहले अपन हमेशा क्या लिखते थे, नेम ऑफ असेसी, बराबर। अभी तक हमने हेड वाइज पढ़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, हेडिंग देना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। एंड अब 2 ही कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम एंड अमाउंट का एक कॉलम। और इधर लिखना, जैसे अगर क्वेश्चन में समझो दिया है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो वो लिखो, इसके लिए बनाओ वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में आपका कौन सा फॉर्मेट आएगा, जो सैलरी का फॉर्मेट था वो बैठा दिमाग में। फिर लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बनाओ वर्किंग नोट, उधर आपका हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वर्किंग नोट, उधर आपका अदर सोर्स में पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, लेस करो डिडक्शंस। डिडक्शंस में वापस से अगर डिडक्शन ज्यादा है तो फिर वापस से बना दो उसके लिए वर्किंग नोट, एंड फिर आपको मिल जाएगा नेट टोटल इनकम। तो ये आपका फॉर्मेट, मेन आंसर ये रहेगा। फिर नीचे आपकी सारी वर्किंग नोट्स आती जाएगी जो आपने हेडवाइज पढ़ा है। मैंने आपको कल ही लिखा दिया था कि चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल गेन्स, देयर आर n नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। टीडीएस टीसीएस में मैंने आपको करवाया ही है, आपने खुद नहीं देखा है, 1 अक्टूबर से काफी जगह पे रेट चेंज हो रहे हैं। मैं वापस से बोल दूं, जो सेक्शंस का लिस्ट मैंने आपको दिया है वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जहां से मुझे लग रहा है क्वेश्चंस आ सकते हैं। रीडिंग सब कुछ होना चाहिए। चैप्टर्स लाइक क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, रिटर्न फाइलिंग, एडवांस टैक्स, टीडीएस टीसीएस ऑप्शन में नहीं जाने चाहिए। तुम पास्ट पेपर्स उठा लो कोई भी, मेनली क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दोनों में से एक क्वेश्चन के अंदर क्लबिंग दिखेगा, सेट ऑफ दिखेगा, रिटर्न फाइलिंग दिखेगा और दिखेगा। रिटर्न फाइलिंग जैसा चैप्टर इतना इजी है, एग्जाम्स में इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, पर उसमें आप लिख ही नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं है, तुम पढ़ के ही नहीं जाते। आज तुम्हें वो टीआरपी, आधार, पैन, अपडेटेड रिटर्न, वो सारे प्रोविजंस करवाए थे। मैंने आपको पता है बीच में बोला था अपडेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट पे एमसीक्यू आ सकता है, पास्ट में आया भी था। अपडेटेड रिटर्न आप कब कब फाइल नहीं कर सकते उसका पता है, एक लिस्ट है पूरा कि आप अपडेटेड रिटर्न कब कब फाइल नहीं कर सकते, वो भी पास्ट में आ चुका है। 139(1) कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न एग्जाम में आ चुका है। टीडीएस पे शॉर्ट क्वेश्चन रहता ही है। अब ये सब में ना, अगर आप ये सारी चीजें ऑप्शन में छोड़ के जाते हो ना, तुम समझो तुम्हारे लिए पेपर डिफिकल्टी होने वाला है। मैं तो बोलूंगा कि बिजनेस एंड प्रोफेशन तुम वैसे भी पढ़ने वाले ही हो, पर ये चैप्टर्स तुम्हारे ऑप्शन में नहीं जाने चाहिए क्योंकि इधर से मार्क्स कंफर्म आने वाले। कंफर्म पता ही है कि अपने ये मार्क्स है पॉकेट के अंदर। अब और एक चीज जो मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों से, आई थिंक अभी आप लोगों का ग्रुप 1 में काफी कुछ हो चुका है ना, ग्रुप, हाँ आईडीटी छोड़ के अभी बाकी क्या है, ग्रुप 2 बाकी है एंड आईडीटी बाकी है। अब है ना, काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि अंधेरी में भी कि सर अभी हमें क्या शेड्यूल रखना चाहिए क्या नहीं। कि अंडरस्टैंड, फर्स्ट आप अगर 10 जन से पूछोगे ना तो 10 जन अपनी एडवाइस देके जाएंगे और फॉलो आप कुछ नहीं करोगे। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आप अपने हिसाब से प्लान बनाओ एंड यू डिस्कस दैट प्लान विथ एनी ऑफ दी फैकल्टी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फैकल्टीज आपसे, आपके पास सबका नंबर भी है,
सब यहाँ पे भी आते हैं लेक्चर्स के लिए। यू कैन आस्क एनी ऑफ द फैकल्टीज जिससे भी आप बात करना चाहो। बैठ के प्लान बनाओ पहले आपके हिसाब से। मैं आपको सिर्फ एक गाइड कर रहा हूं अभी कि अगर मैं अभी आपके जगह पे होता तो मैं क्या करता। अभी आपका जो पेंडिंग सिलेबस है दैट इज कॉस्टिंग, ऑडिट एंड आई थिंक दिस एसएम एंड एफएम एंड आईडीटी। मतलब अगर मैं देखने जाऊं तो मुझे क्लियरली पता है कि 350 मार्क्स का अभी क्लास में पेंडिंग है। 350 मार्क्स हुआ ना यार, ग्रुप 2 एंड 50 मार्क्स, जिसमें से चलो ऑडिट थोड़ा स्टार्ट हो गया है, एसएम थोड़ा स्टार्ट हो गया, बट अभी अभी हुआ है सब कुछ बराबर। अब मैं होता ना आपके जगह पे तो मैं अभी क्या करता पता है, कॉलेज की एग्जाम्स भी आ रही है मेरी, तो वो खत्म करने के बाद मेरा वेकेशन स्टार्ट होगा, मेरा पूरा का पूरा फोकस है ना ग्रुप 2 पे ही डाल देता मैं, पूरा फोकस। अब जब मैं बोल रहा हूं ग्रुप 2 पे डालता मैं पूरा 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 फोकस, मतलब क्या, क्लास में जो चल रहा है ना वो तो मैं पढ़ता ही, क्लास में तो पढ़ा ही रहे हैं, मैं रिवाइज भी कर लेता अभी। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, लोग क्या करते पता है, स्टडी लीव पे आते हैं फिर फर्स्ट रिवीजन करते हैं। मैं फर्स्ट रिवीजन अभी साथ साथ नहीं करता। मतलब इधर पढ़ाया मैंने रिवाइज किया, इधर पढ़ाया मैंने रिवाइज किया, इधर पढ़ाया मैंने रिवाइज किया। मैं ऐसी पोजीशन में आ जाता ना कि मेरा इधर बैच का लास्ट डे हुआ, कल मेरा ग्रुप 2 पढ़ के हो गया, कल मेरा ग्रुप 2 खत्म हो चुका है। सी अंडरस्टैंड, अभी वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, ये गोल्डन पीरियड है अपने लिए, जहां पे अब अपना बैकलॉग ये वो सब चीजें खत्म करके पार पे आ सकते हैं। पार पे तो मेजोरिटी लोग है ही, सबने लेक्चर्स अटेंड किए, बट मैं बोल रहा हूं कि ग्रुप 2 खत्म करना इज आवर टारगेट। मतलब आज इधर बैच कंप्लीट हुआ, ग्रुप 2 के इधर लेक्चर्स खत्म हुए, कल आपका यह आंसर होना चाहिए सर हमें एक दिन और दो, परसों से आप टेस्ट रख दो, हम ग्रुप 2 प्रिपेयर्ड है। ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन मैं बोल रहा हूं। मतलब एग्जाम समझो कि तुम्हारी इधर लास्ट लेक्चर आज हुआ, कल तुम्हारा खत्म हुआ, परसों तुम एग्जाम दे सकते हो, ऐसा प्रिपेयर करो अभी से। और ग्रुप 2 जब तुम पढ़ रहे हो ना, आई विल एडवाइज कि छोड़ दो ग्रुप 1 को साइड में, और ग्रुप 1 में एक ही सब्जेक्ट को कोई भी पकड़ो। अभी आपका समझो ग्रुप 2 बाकी है और आईडीटी बाकी है, तो मैं ऐसा ही समझ रहा हूं कि ये आईडीटी और ग्रुप 2 उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन यहां पे लेक्चर खत्म होंगे या उसके नेक्स्ट डे। अब आपका बचा क्या, डीटी, लॉ एंड अकाउंट्स। ये तीनों में से ना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठाओ, कोई भी आपकी चॉइस का। जब भी आपको लगे कि हमारे पास ग्रुप 2 का आज का जो पढ़ के था, आज का जो टारगेट था वो हो चुका है, वो 3 सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करना है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, बस और कोई नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल इन अकाउंट गो फॉर अकाउंट, टैक्स तो गो फॉर टैक्स, जो तुम्हें मन आए वो करो, लॉ तो लॉ, जो तुम्हें मन आए। अब तुम सोचो सिर्फ, अगर हम पहली चीज ग्रुप 2 को कहीं पे सैक्रिफाइस नहीं करना है, तुम्हें लग रहा है कि आज टाइम नहीं मिला, इग्नोर दैट सब्जेक्ट राइट नाउ। अभी लग रहा है कि आज अपने पास 3-4 घंटे है, एक ग्रुप 1 का सब्जेक्ट हमें पकड़ना चाहिए, मैं आईडीटी को छोड़ के बात कर रहा हूं क्योंकि आईडीटी क्लास में ही बाकी है अपना, तो आईडीटी को मैं इसमें ही कंसिडर कर रहा हूं। मतलब मैं ऐसे समझ रहा हूं 350 मार्क्स का जो अपना सिलेबस अभी चल रहा है, कहने से वो साथ साथ में ही होने वाला है, क्योंकि अब तुम समझो ग्रुप 2 स्टार्ट हुआ तो टेस्ट भी उसकी ही होने वाली है आपकी। तो आपका प्रिपेयर इस तरह से करो कि ये 350 मार्क्स तो हो गया, चलो अब जो तुम्हें आज तुम्हें पढ़ा ग्रुप 2 में, ऑडिट का लेक्चर था या समझो कि एफएम का लेक्चर था, तुम घर पे गए, पढ़ाई किया, रिवाइज किया, सब हो चुका। अब तुम्हारे पास टाइम बचा, तो ग्रुप 1 का कोई भी एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल डीटी तो डीटी, अकाउंट तो अकाउंट, लॉ तो लॉ। मेरा एडवाइस ये है, मेरा एडवाइस है सिर्फ कि वैसे भी थियोरी थोड़ा ज्यादा है ग्रुप 2 में, तो गो फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आइदर अकाउंट्स और डीटी, वो आपके ऊपर है, वो आप चॉइस करो, आपके ऊपर है। इफ यू आर कंफर्टेबल गो फॉर लॉ ऑल्सो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करो। अब आप सिर्फ सोचो कि अगर समझो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आपने अकाउंट्स चूज किया, आपके पास अभी से लेके रफली 80-90 डेज है ग्रुप 2 का खत्म करने के लिए सिलेबस। ग्रुप 2 तो आपका पढ़ ही रहे हो, आईडीटी भी पढ़ ही रहे हो, वो साथ साथ में हो रहा है। कोई भी एक सब्जेक्ट तुमने उठाया, समझो अकाउंट्स, अकाउंट्स का सिर्फ एएस का पार्ट ही आप कर पाए, कहने से जब आपका ग्रुप 2 खत्म हो रहा है, आपका 400 मार्क्स का सिलेबस है सुधार, 350 तो जो बाकी है वो एएस 50 मार्क्स के समझ लो, वो भी खत्म। अब आप जब स्टडी लीव पे आ रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम्हें 2 ही सब्जेक्ट का फर्स्ट टाइम रिवीजन करना है, दैट इज लॉ एंड डीटी। बाकी
लॉ डीटीएन पेंडिंग अकाउंट्स, बाकी के नहीं से तुम्हें सिर्फ सब्जेक्ट सेकेंड रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सो एक प्लान वैसा बनाओ और तुम समझो, तुम अगर ये बोलोगे कि हम लोग सर क्लास आते हैं 7 घंटा 8 घंटा, उसके बाद कैसे पढ़े, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लास के अलावा यू शुड टेक टाइम ऑफ 5 to 6 आवर्स सेपरेटली। और तुम अगर ये टाइम नहीं निकाल पाए ना तो बोलना भी मत कि हम सितंबर में क्लियर होने चाहिए। अगर तुम अभी ये वेकेशन का टाइम यूज नहीं कर पाए फिर तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। फिर तुम ये मत बोलना कि हम सितंबर में क्लियर क्यों नहीं हो रहे। तुम समझो फिर तुम सब एक ग्रुप पे आ जाओगे और फिर बोलोगे एक ग्रुप देते हैं। एक ग्रुप देना ही नहीं है अपने को देना दोनों ग्रुप है। अपने को दोनों ग्रुप देना है और दोनों ग्रुप एक साथ निकालने का है। अभी से टाइम सफिशिएंट है। मैं आपको बोल रहा हूं ये वेकेशन का जो आपका टाइम है दैट इज अ गोल्डन पीरियड। इतना अच्छा टाइम है ना कि आप अपना ग्रुप 2 खत्म कर सकते हो, आईडीटी खत्म कर सकते हो, उसके साथ साथ समझो अकाउंट्स 25% भी हुआ ना तो भी चलेगा मुझे। आप सिर्फ समझो कि जिस दिन आपका लास्ट लेक्चर है इधर, उसके बाद नेक्स्ट डे एक दिन बाद आप बोल सकते हो कि मेरा 400 मार्क्स का पढ़ाई हो चुका है। मतलब 400 मार्क्स का पढ़ाई कैसे हुआ है वो समझ में आ रहा है तुम्हें? रिवाइज करके सब कुछ हो चुका है आपका। ये प्लान आपका होना चाहिए। एंड फिर आप सोचो जब आप स्टडी लीव पे आ गए, आपके 2 सब्जेक्ट्स बाकी है, मतलब आपका 200 मार्क्स का बाकी है, वो फर्स्ट टाइम रीड होगा। एंड जो आपका 400 मार्क्स का हो चुका है वो रिवाइज होगा। देन इट विल बी लाइक कि एक सब्जेक्ट उठाओ जो अपना बाकी है फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए, और इसमें से कोई एक उठाओ रिवीजन के लिए, उसका सेकेंड टाइम रिवीजन हो। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं, दिस शुड बी योर प्लान। आप प्लान अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। टारगेट जब रखोगे ना कि 400 मार्क्स का होना चाहिए, तब जाके आप उसको अचीव कर पाओगे, या 350 मार्क्स का आपका पढ़ के हो जाएगा। मैं मार्क्स से बात कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट वाइज बात नहीं कर रहा हूं। बट यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो यार ग्रुप 2 चालू हो गया, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है पता है? जैसे ही ग्रुप 2 चालू हुआ, अरे अकाउंट भी बाकी है, लॉ भी बाकी है, डीटी भी बाकी है, आईडीटी भी बाकी। अरे भाई कुछ तो छोड़ साइड में, तू थोड़ी एक दिन में 6 सब्जेक्ट लेके पढ़ने वाला है। पहले खुद का दिमाग भी चलाओ। वहां पे एक दिन में 6 सब्जेक्ट होने वाले भी नहीं है तुम्हारे। कोई एक सब्जेक्ट तो साइड में रखना ही पड़ेगा। तो 2 सब्जेक्ट को साइड में रख, चल भाई अकाउंट गया साइड में, डीटी गया साइड में, हम लॉ पढ़ेंगे, या लॉ गया साइड में, या अकाउंट गया साइड में, चल डीटी पढ़ेंगे। कुछ ना कुछ तो साइड में रखना पड़ेगा। तुम ऐसे सोचोगे कि ये हमारे 6 सब्जेक्ट है, चलो सबको पढ़ते हैं, पॉसिबल नहीं है। ग्रुप 2 अच्छे से करो क्योंकि वो क्लास में चल रहा है। उसको ऐसा पढ़ लो कि तुम्हें डायरेक्टली लास्ट डे पे कोई बोले ना एग्जाम का पेपर लिखना है आईसीएआई का, तुम लिख सको वैसे पोजीशन में होने चाहिए। और वो पॉसिबल है क्यों? क्योंकि वेकेशन है अभी। वो 100% पॉसिबल है। सो आपका टारगेट क्या रखो अब से, लास्ट लेक्चर यहां पे हुआ, आपका 400 मार्क्स का पढ़ाई खत्म हो जाना चाहिए। दिस शुड बी योर टारगेट। अब वो 400 मार्क्स में 350 तो क्लास में ही पेंडिंग है, प्लस 50 मार्क्स का कुछ और भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स हो गया या डीटी हो गया या कुछ भी हो गया। दैट इज अप टू यू। तुम्हें समझ में आ रही है चीजें? 400 मार्क्स का आप कवर कर लो, फिर खत्म। फिर आगे का जो पार्ट है उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मिला ना टाइम, बाद में तो है ही अपने पास टाइम, 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, वो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे और ये सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करेंगे। सो दिस शुड बी योर टारगेट फ्रेंड्स अब से, एंड यू मेक योर प्लान। सबके पास ऐसा सोचो मत कि कोई आपको प्लान बना के देगा, आप अपने आप को बेस्ट जज कर पाते हो। तो आप अपने हिसाब से प्लान बनाओ, आप सोचो कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, पर प्लान रेडी होना चाहिए। एंड स्टार्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्लान। फटाफट से वो इंप्लीमेंट करके स्टडी 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 स्टडी। अगर अपने को सितंबर में एग्जाम्स क्लियर करनी है, तुम समझो हमें रोज 12 से 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। सो अगर वो करने के लिए रेडी हो तो ही सितंबर अटेम्प्ट का सोचो, नहीं तो सितंबर अटेम्प्ट का सोचो भी मत। फिर क्या होगा, एक अटेम्प्ट, एक ग्रुप सितंबर में, दूसरा ग्रुप जनवरी में, या फिर हालत वैसी हो जाएगी। अभी अपने पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि दोनों ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। दोनों ग्रुप में एडवांटेज आपको पता ही है, सेट ऑफ का है। एक फाइनल सीएमए स्टूडेंट है, आगम करके उसका नाम है, उसको कुछ .402 आया था, सेट ऑफ में पास हुआ है। इंटर सीए की एग्जाम सेट ऑफ में पास हुआ। ऐसे तो छोड़ो 402 तो ठीक है, 400 पे भी है लोग, बोलो
वो पहले 800 मार्क के पेपर थे ना पहले, तो पहले 8 पेपर थे, आपको पता होगा, तो उसमें 400 लाने पड़ते थे, डॉट 400 आया। तो सेट ऑफ के चांसेस बहुत है, अपीयर फॉर बोथ दी ग्रुप, दोनों ग्रुप की पढ़ाई अच्छे से हो सकती है, उतना टाइम भी है अपने पास, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं होता तो मैं आपको सामने से बोल देता भाई टाइम नहीं, टाइम भी है, हो भी सकता है, पॉसिबल भी है। आपको सिर्फ होना चाहिए कि मुझे एग्जाम्स क्लियर करने हैं। ये एग्जाम्स के लिए ना एक पागलपंती होनी चाहिए कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, कुछ भी हो जाए। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे पास सिर्फ वो कॉन्फिडेंस था कि मैं एग्जाम्स क्लियर करके रहूंगा। मैं जब भी सीए की एग्जाम्स दे रहा था, एवरी डे मैं मिरर के सामने खड़ा रहता था और मैं बोलता था कि आई विल क्लियर सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। मैंने उतने एफर्ट्स भी दिए थे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी हो जाऊं, और मैं हो भी गया। सो मैं आपको बोल रहा हूं, दिमाग में वो चीज डालो बार बार कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है, होना है, होना है, होना है, होना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरा बस वही टारगेट था कि रिजल्ट अगर इंस्टीट्यूट का 1% भी आया ना, मेरा नाम होना चाहिए। मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरा नाम होना चाहिए। और मेरा नाम कब होगा, मैं है ना, मैं हमेशा इतना मानता हूं कि मैं अपना 100% दे दूं। मतलब मेरे को कहीं पे भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपने एफर्ट्स कम किए। इंटर सीए में जब मैंने एग्जाम दी थी, मुझे पता ही था मेरे एफर्ट्स कम है, और मैंने घर पे भी बोला था कि मैं क्लियर नहीं हो पाऊंगा, वो एक ही पेपर के वजह से आई विल फेल। एंड मैं फेल भी हुआ था एक पेपर में, बट सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे पता था कि मैं पास हो ही जाऊंगा। और फाइनल सीए में आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैंने अपना 100% दिया है, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या मिस्टेक्स की थी इन इंटर सीए। तो मुझे मेरी मिस्टेक्स पता थी, मैंने वही चीजों पे काम किया था जहां पे मेरी मिस्टेक्स थी। एंड मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं एग्जाम्स क्लियर कर लूंगा। बाद में तो देखो जैसा पेपर आया मैंने तो लिखा है, पर मैंने मेरे साइड से मैं सेटिस्फाइड था कि अगर मैं फेल भी हुआ ना, इन केस फेल भी हुआ तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने अपना 100% दे दिया था। वो मेरे में था कि मैंने जितना मेहनत करना था ना, मैंने किया था। फाइनल सीए में आई यूज्ड टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 6 o'clock मॉर्निंग एंड एंड एट 12 o'clock नाइट। ये मेरा शेड्यूल था। मैंने एक रूम था यहाँ पे मेरी सिस्टर का, वहां पे चला गया था, मेरे पास 100 जितनी बुक्स थी फाइनल सीए में, मॉड्यूल, ये वो, क्लास का नोट्स, इधर उधर सब लेके उधर रख दिया था। मैं सुबह उधर पहुंच जाता था 6 बजे और रात को 12 बजे निकलता था। वहां पे खुद को लॉक ही कर दिया था रूम के अंदर कि भाई एग्जाम्स तो क्लियर करनी है। लास्ट 1.5 मंथ से 2 मंथ वही शेड्यूल फॉलो किया था कि कुछ भी हो जाए एग्जाम्स क्लियर करके निकलना है। मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स नहीं होते थे यार, मैं खड़े रह के पढ़ता था, पूरा दिन मैं खड़ा रहता था और मैं पढ़ता था। सी, अगर हमें रीजंस देने होंगे ना, रीजंस कि हमसे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस। यू फाइंड सोल्यूशन फाइंड करो कि क्या कर सकते हैं इसमें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अपन ने पता है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर्स देखे थे, 100, 105, 109। अब मैंने अपना इंटर सीए की एग्जाम्स दी थी इन ईयर 2010। मेरी इंटर सीए की एग्जाम तब भी हुई थी। अब मुझे ना कैपिटल गेन्स में बैठा नहीं था लेक्चर्स, मैं हॉस्पिटलाइज था, तो वो टाइम पे मैं कैपिटल गेन्स बैठा नहीं। अब वो टाइम पे ना फैकल्टी से इतना कांटेक्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि फैकल्टीज और सब इतना नंबर्स प्रोवाइड नहीं करते थे। और ऐसा होता था कि एक कॉमन नंबर है, उस पर आप अप्रोच करो, फिर वो लोग फैकल्टी को बुलाएंगे, टाइम देंगे, तब आप वापस कॉल करो, हो पाए कनेक्ट तो ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं था कि ये CII जो है वो याद रखने हैं कि नहीं। अच्छा, एट प्रेजेंट बेस ईयर इज 2001-2। मेरे टाइम पे बेस ईयर था 81-82। तो 81-82 से लेके जब मेरी एग्जाम्स थी 2010 में, तो 9-10 तक मुझे सारे इंडेक्स नंबर्स याद रखने। मुझे पता नहीं था कि ये चीज एग्जाम में देंगे कि नहीं। अब देखो एक ही चीज थी, कैपिटल गेन्स कंफर्म क्वेश्चन था ही, 75 मार्क्स का DT हुआ करता था जब मैं एग्जाम देता था, और 25 मार्क्स का IDT। अब मुझे पता था कि यार कैपिटल गेन्स आने वाला है, अब क्या करें, कैसे CII याद रखे, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, पता नहीं चल रहा है, फैकल्टी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने कैसे याद रखा था, मैंने और मेरे सारे फ्रेंड्स ने, आप देखोगे तो CII का जो टेबल है, मेरे टाइम पे डिफरेंट टेबल था, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताता हूँ, अभी याद मत रखने बैठना आप लोग। तुम देखो
ये 100 और ये डिफरेंस देखो कितना है 5, ये डिफरेंस है 4, ये डिफरेंस है 4, ये डिफरेंस है 4, ये डिफरेंस है 5। ऐसे करके ना मैं 10 डिजिट का नंबर बनाता था और ऐसे 10-10 डिजिट के 4 या 5 नंबर बना दिए मैंने। अब एटलीस्ट आपको वो 4 या 5 मोबाइल नंबर की तरह तो याद रह सकता है ना। 5 नंबर तो आप मोबाइल नंबर तो याद रख सकते हो कि नहीं। तो इस तरह से मैं पूरा याद करके गया था कि इंडेक्स नंबर्स मेरे को ये याद था, मैं ऐसे याद रखा था 5 4 4 4 5, ऐसे 10 डिजिट के 5-5 नंबर बना लिए थे। अब मैं बोला कोई भी ईयर आएगा 2081 1981 82 से स्टार्ट करूंगा 100, फिर ऐड करता जाऊंगा 5 4 4 4 5, ऐसे ऐड करते करते मैं पहुंचूंगा जो भी आप लोगों को ईयर पूछा गया है तब तक। तो अगर आप रीजंस देखोगे तो रीजंस देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। यू फाइंड सोल्यूशन, क्या कर सकते हैं तुम सोल्यूशन पे काम करो कि हाँ भाई चलो इस तरह से याद रख लिया। अब एग्जाम में तो आया था क्वेश्चन और सीआईआई भी दिया ही था वहां पर, बट नहीं दिया होता तो भी मैं प्रिपेयर्ड था क्या कि मुझे आता है पूरा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स आप लोगों को। सो रीजंस देने होंगे ना, हम 1000 रीजंस दे सकते हैं। हमसे ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, हमसे वो सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, हमें ये याद नहीं रह रहा, हमें वो याद नहीं रह रहा है। ये सारे रीजंस हैं मेरे को भी पता है और तुम अकेले नहीं हो, जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग वही अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहे हैं और कुछ लोग बस वो रीजंस लेके बैठे हैं। अब आप ही सोचो क्लियर कौन होने वाला है। सो प्लीज अभी एक प्लान बनाओ एंड स्टार्ट इंप्लीमेंटेशन फटाफट से कि भाई अभी अपने को ये पढ़ाई चालू करनी है और खत्म करनी है ये डेट तक। ये अब से हो जाना चाहिए। अभी भी तुम्हारी कॉलेज एग्जाम्स को थोड़ा बहुत टाइम होगा तो एटलीस्ट वो टाइम पे इंटर सीए की स्टडीज ही करो। पूरा फोकस आपका इंटर सीए के एग्जाम्स के ऊपर ही होना चाहिए। एवरी पेपर यू शुड टारगेट 60+। हर एक पेपर में एग्जामिशन आना ही चाहिए, वो आपका टारगेट होना ही चाहिए एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल। डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको बीच में पता है पेपर कैसे लिखना है वो भी समझाया था कि कोई भी 2 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो जो अपने को आते हैं और वहीं से स्टार्ट करो। तो वो भी मैंने आपको गाइड किया। अब लास्ट में देखो, आप एक चीज समझो कि एवरी डे अपन ढूंढते रहते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई करने के लिए। मतलब आज YouTube पे भी हम जाते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ लोग तो आगे लिखते हैं मोटिवेशनल वीडियोस फॉर सीए। अब तुम समझो तो सब मोटिवेशन है ना, इट इज टेम्पररी है। वो एक दिन अपन मोटिवेटेड रहते हैं, एक दिन भी नहीं, फाड़ के रख देंगे आज तो। एक घंटे बाद अपनी फटी पड़ी है अभी। सो अंडरस्टैंड, ये सब टेम्पररी चीजें हैं कि मोटिवेशन ये वो 1000 चीजें हमने आपको बोली है, उतना फॉलो करोगे ना तो भी बहुत हो जाएगा। मोटिवेशन है ना, आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, ये ऐसे ही नहीं हो पाएगा कि यार हम 4 वीडियोस देख लें, 4 लोगों की बातें सुन लें तो हम मोटिवेट हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ मेरा एक पॉइंट बताता हूं। मैं जब फाइनल सीए में था तो आपका ये जो आई थिंक ओरिएंटेशन करके प्रोग्राम होता है अभी आफ्टर योर दिस एग्जाम्स, ऐसा हम लोगों को फाइनल सीए के बाद एक जीएमसीएस करके कोर्स होता था। इट इज अ पब्लिक स्पीकिंग। आपको उधर बुलाएंगे हर दिन, 15 दिन जाना है, 15-20 दिन का था, हर दिन बुलाएंगे, कुछ बोलेंगे कुछ बोलो। अब मेरे को है ना ये सब में बहुत डर लगता था पहले। मैं जब जीएमसीएस ज्वाइन किया था ना, हम लोग टोटल कुछ 40 या 50 लोग थे, जिसमें से 80% मेरे फ्रेंड्स थे, हम सब साथ में ही थे, 20% बाहर की पब्लिक थी। अब मुझे वहां पे स्टेज पे बुलाया तो बोला आपको बोलना है। आई स्टार्टेड क्राइंग, मैंने रोना स्टार्ट किया था।
मेरे आंख में से पानी आ गया, मैं बोला मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं पूरा ऐसा कांप रहा था वहां पे, मेरे हाथ और मेरे पैर, और तुम देखोगे वो शिवर है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप बैठ जाओ। फिर हर दिन ऐसा ही करने लग गए थे, तो एट दी एंड मेरे से हो ही नहीं रहा था ऐसा सब। मैंने कम से कम वो जीएमसीएस में 3 से 4 बार रोया रहूंगा, क्योंकि मेरे को इतना डर लगता था। उसके बाद मेरे को एक दिन वहां पे वो कोई तो एक आए, बोले कि आपको क्या बनना है लाइफ में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को प्रोफेसर बनना है, बट आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। सो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप टारगेट रखो, जो भी हो सके। वो तो क्या है, वो लोग भी मोटिवेट ही करते हैं। उसके बाद तुम समझो, मैं इतना डरता था ना स्टेज पे जाने के लिए। मैंने कभी भी ऐसा कोई भी यू कैन से लाइफ में कभी भी स्टेज पे नहीं गया था। वो जीएमसीएस में बुलाते थे तब जाना पड़ता था। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद केपीएमजी। आई वॉज इन केपीएमजी इनटू इंटरनेशनल टैक्सेशन डिपार्टमेंट। एक मिनट। यस, सुनो। सो मैं वहां पे जॉब स्टार्ट किया। आई वॉज इन टू इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो पता है बीच में मैंने आपको ट्रांसफर प्राइसिंग करके सब बताया था। हाँ, सो वो सब चीज़ें मैं देखता था। फिर कैसा था कि वो लोग ने वहाँ पे पॉलिसीज बहुत थोड़ी सी डिफरेंट है कि भाई दिखाना पड़ता है तुम काम बहुत कर रहे हो। तो मेरे से वो होता नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। सो 3.5 मंथ्स में ही मैंने बोल दिया कि भाई बाय बाय। तुम समझो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी सामने, मैंने क्विट कर दिया। जॉब नहीं थी, मैंने क्विट किया। मेरे फ्रेंड से मिला, मेरे को अपॉर्चुनिटीज और भी मिल रही थी, बट नॉट इन मुंबई, कहीं और मुझे जाना नहीं था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि सागर तू कर, टीचिंग स्टार्ट कर। मैं बोला भाई मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ें, पर मेरे को डर बहुत लग रहा है। तो बोला हो जाएगा सब कुछ। मैंने इधर ही बोरीवली में ही एक छोटे से क्लासेस थे जहाँ पे मैंने डेमो देना स्टार्ट किया। एंड वो पर्सन ने मुझे 11 बार बुलाया डेमो के लिए। लास्ट में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं बोला सर आप बैच दो, अगर कंप्लेंट आया ना तो मैं निकल जाएगा बैच में से, मैं नहीं आएगा आपके यहाँ पे। पर उसमें ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, सीएमए का बैच था, ओनली 3 स्टूडेंट्स पर थे। मैंने उनको टैक्स एक्सप्लेन किया, उनको समझा, मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की। फिर धीरे 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 करके दूसरे क्लासेस, 3rd 4th 5th ऐसे करते करते यहाँ पे पहुँचा। मेरा टारगेट बहुत क्लियर था कि मुझे प्रोफेसर बनना है, मेरे को टैक्स समझाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए डिफिकल्ट था जब मैं इंटर सीएमए था। तो मेरा टारगेट बहुत क्लियर था कि मेरे को करना यही है। अब मैं अगर कहीं ना कहीं पहले ही क्विट कर देता ना, तो तुम समझो मैं यहां तक पहुंचता ही। और मैंने अगर केपीएमजी नहीं छोड़ा होता, मैंने अगर ऐसे 11 बार कहीं पे डेमोज नहीं दिए होते, मैं नहीं पहुंच पाता यहां तक आज। करना होगा तो यू फाइंड आउट दी वेज। रीजंस नहीं करने के लिए बहुत है, करना है तो करके रहेंगे। अब ये सब में सबसे बेस्ट पार्ट क्या था पता है लाइफ में? ये सब मैं कर पाया हूं बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। कभी भी मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है क्यों क्यों ऐसा कर रहा है। ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको हम बोलते हैं ना, वो है। तुझे ये करना है कर, तुझसे ये नहीं हो रहा है छोड़ दे, ये करना है चलिए कर ले। वो जो सपोर्ट मिल रहा है ना घर से, मतलब वो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं कि आप भी देखो आज यहां पे पहुंचे हो, किसके वजह से पहुंचे हो? आप पेरेंट्स के वजह से ही पहुंचे हो। सो आज अगर वो 2 लोग आपके लाइफ में ना हो, कहने से यू आर अ हैंडीकैप पर्सन, आप एक हैंडीकैप पर्सन बन जाओगे। सो अंडरस्टैंड, मेरे लिए जो मोटिवेशन था ना, मेरे लिए मोटिवेशन वो मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि मैंने देखा है उनको कि क्या लेवल पे उन्होंने स्ट्रगल की है और क्या एफर्ट्स दिए हैं। सी अंडरस्टैंड, एवरी पेरेंट विल थिंक कि हम अपने बच्चे को बेटर लाइफ दें। सो मैं अभी बोल रहा हूं कि जो भी उनसे बन पड़ा ना, उन्होंने सब कुछ कर दिया है।
एंड मेरे हिसाब से आपके पेरेंट्स भी देखो, जो उनसे हो पा रहा है, जो बोलते हैं ना सबसे बेस्ट चीज है, वो आपके लिए हो रही है। आपको फोन चाहिए, 25,000 50,000 जो भी वैल्यू है मिल जाता है। आप लोगों को यहाँ पे कोचिंग करना है, चलो वो भी हो गया। यहाँ पे फीस पे करनी है, वो भी हो गया। ये कपड़े चाहिए, वो भी मिल गए। घूमने जाना है, चलो वो भी हो गया। मूवी जाना है तो वहां पे भी जाके आ गए। सारी चीजें हो रही है। तुम समझो नहीं नहीं करके भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पे साल का 5 से 6 लाख का खर्चा करते होंगे। आज मैं तुम्हें सिर्फ बोलूं 5 या 6 लाख कमा के दिखाऊं, कितना डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग खर्चा कर रहे हैं मतलब वो लोग को कुछ रिटर्न विटर्न चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना कमा के दिखाओ। अपने को पता चलेगा, पूरा मार्केट में जाएंगे ना, हेकड़ी निकल जाएगी वो पैसा कमाने में। कितना डिफिकल्ट है, और हमें आज उससे बेटर लाइफ मिल रही है। जो चाहिए अपने को सिर्फ एक ही चीज करना है, क्या? पढ़ाई। और ये भी नहीं है कि पढ़ाई पूरा टाइम पढ़ाई करना है। अभी जो फेज है नेक्स्ट 7-8 मंथ्स तब पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है जब फाइनल सी की एग्जाम्स आएगी। अरे अभी तो तुम लोग उतना तो कर ही सकते हो। तुम लोगों को एफएम में देयर इज वन फॉर्मूला और देयर इज वन रेशियो, यू कैन से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। क्या है उसका फॉर्मूला? ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय। इन शॉर्ट अगर लेमन टर्म्स में बताऊं तो बिजनेस में 10 लाख डाला और रिटर्न आया 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 10%। नाउ अंडरस्टैंड, आपके जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स, उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉय कर दिया है। पैसा आ चुका है, डिवाइड बाय जो हम करते हैं ना अमाउंट, कैपिटल इज एम्प्लॉयड। नाउ अंडरस्टैंड, दे नेवर एक्सपेक्ट मॉनिटरी रिटर्न्स फ्रॉम यू। मॉनिटरी रिटर्न्स नहीं चाहिए। और उनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, उनका उसमें 2 चीजें हैं, मॉनिटरी भी है, नॉन मॉनिटरी भी है। अंडरस्टैंड, जो टाइम उन्होंने सैक्रिफाइस किया है आपके ऊपर, वो भी वहां पे आ चुका है कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला में। नाउ व्हाट आर द बेस्ट रिटर्न्स दैट यू कैन गिव? क्या आ सकता है न्यूमरेटर में? कैन आई से इट विल बी क्लियरिंग सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वो जो फॉर्मूला बनेगा ना कि क्लियरिंग सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पेरेंट्स ने टाइम इन्वेस्ट किया और मनी इन्वेस्ट किया है, वो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। सो अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे यू कैन से ये चीज को कन्वर्ट करते हो, ये फॉर्मूला को प्रॉपर बनाते हो। सो अब तुम सिर्फ सोचो कि आज जितने भी साल के तुम हो, 17, 18, 19 ईयर्स के जो भी तुम हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए। मैं बोल सकता हूं ऐसा कि जब से तुम बॉर्न हुए हो तब से लेके आज तक तुम्हारे पेरेंट्स ने सिर्फ सेक्रीफाइसेस ही किए हैं। बोल सकता हूं मैं ये चीज 100% यस। तुम सोचो, कहीं पे भी उन्होंने खुद की लाइफ को प्रायोरिटी नहीं दी है, उन्होंने आपकी लाइफ को प्रायोरिटी दी है। और अगर मैं बोलूं तो जब से तुम बॉर्न हुए तब से लेके तुम सीए बनोगे 22-23 की एज में, तुम सोचो तुम्हारा जो सीए बनने का ड्रीम था ना, वो अभी 1-1.5 साल पहले से है। तो तुम्हारा 5 साल पुराना ड्रीम कंप्लीट करोगे व्हेन यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट तुम्हारे पेरेंट्स का वो 22 साल पुराना ड्रीम कंप्लीट होगा। सी उनको ये नहीं पता था कि तुम सीए बनोगे, उनको ये था कि तुम लाइफ में कुछ अचीव करोगे जब से तुम बॉर्न हुए, यानी से वो ड्रीम कंप्लीट तुम करोगे। अब अगर हम इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए, तो फिर मैं ये सोचता हूं कि हम डिजर्व भी नहीं करते कि यार वो जो हमें लाइफ दे रहे हैं वो उन्हें देनी चाहिए। इतना तो हम सब कुछ कर सकते हैं उनके लिए कि यार क्या हम अपना ये नेक्स्ट 4 या 5 साल उनके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। एंड अंडरस्टैंड, उनको कोई तुमसे मॉनिटरी रिटर्न्स बाद में भी नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? भाई तू सेटल हो जा, तू सेटल हो जा। अभी भी मेरे पास यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर आप कोचिंग करवा दो, हमें कोई टेंशन नहीं, आप कुछ बोलो, जो बोलोगे वो हम करने के लिए तैयार है, बस आप इसको पास करवा दो। तुम समझो हम सारे एफर्ट्स देंगे आपको पास करवाने के लिए, बट एट दी एंड बाकी तो आपको भी तो देने ही पड़ेंगे एफर्ट्स। सिर्फ सोचो कि आपको आपके लाइफ में कौन कौन से दिन याद है आज तक। यानी से आपका 10th का जब रिजल्ट आया था, याद है वो दिन आज भी? वो दिन तो ऐसे याद है जो हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया था, सब कुछ याद है।
12th का रिजल्ट आज भी याद है, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आज भी याद है। सिर्फ सोचो ये टाइम, ये जो 4-5 दिन आपको आपकी लाइफ में याद है, ये और 2 बार रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट मोमेंट्स थी अपने लाइफ की। क्यों? क्योंकि उस दिन अपने पेरेंट्स रोए भी है और हंसे भी है एक साथ, और ये बहुत मुश्किल होता है। थिंक ऑफ द मोमेंट कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, आपके सामने कंप्यूटर है, रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, आप बैठे हो, आपके पेरेंट्स पीछे खड़े, आपने सीट नंबर डाला एंड बोथ द ग्रुप सक्सेसफुल। सिर्फ वो मोमेंट सोचो क्या होगी, वो मोमेंट आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आज भी मुझे याद है मेरे फाइनल सीए का रिजल्ट, मैं एनएल कॉलेज के बाहर खड़ा था, वहां पे ऑडिट करने जा रहा था एंड मेरे को मेरे फ्रेंड का फोन आया पार्क करके, सागर रिजल्ट्स आ चुके हैं, तू सीट नंबर दे। मैंने उसको सीट नंबर दिया, वो मेरे को बोलता है सागर तू क्लियर हो चुका है। मैं तभी भी शौक था कि यार सच बोल रहा है तू। मैंने उसका फोन कट किया, और भी फोन आने लगे, सबके फोन मैंने कट किए, और मैंने पहले खुद ने मैं इंटरनेट पे जाके रिजल्ट चेक किया कि भाई ये सच है कि नहीं। उसके बाद फर्स्ट कॉल मैंने मेरे मॉम को किया। आई यूज टू स्टे इन चौल फर्स्ट। मेरे मॉम चौल में बाहर आ गए और चिल्लाने लगे सागर सीए बन चुका है। सिर्फ सोचो वो मोमेंट मेरे लिए क्या था कि आज मैं वो दिन आज तक नहीं भूल सकता हूं, और मैं कभी लाइफ में भी नहीं भूलूंगा। मैं बोलूंगा जब मैं मेरी डेथ भी हो ना, वही दिन मेरे सामने है। वो सबसे बेस्ट डे था मेरे लाइफ का। क्या हम वो दिन अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकते? तो दे सकते तो उसके लिए एफर्ट्स डालो, कि अपने को जा जा के मोटिवेशनल लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। अपने को यही सोचना है कि अपन अपने फैमिली को किस तरह से आगे। सो हम लोग ये चीज को अगर मोटिवेशन रखें एंड ये सोचे सिर्फ कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा है हम दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने चाहिए, मेरे लिए इससे ज्यादा मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है लाइफ में। आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो प्लीज गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट शॉट। जो भी हो सकता है सीए एग्जाम्स क्लियर करने के लिए सब करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी तुम लोगों को चाहिए होगा, जो भी हेल्प चाहिए, जस्ट कम एंड टॉक, बात करो। प्रॉब्लम्स मत लेके आओ ज्यादा करके, तुम खुद सोल्यूशन ढूंढो और बोलो सर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा। नहीं हो रहा है तो हमसे बात करो, अपन सॉल्व करेंगे साथ में। बट एग्जाम्स क्लियर करने के लिए जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। क्लियर? मुझे सब लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, और यही बैच अपन फिर फाइनल सीए में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।